अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि इस नए हफ्ते का आगाज़ आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। आज पीर का दिन है और ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छी और खुशियों का पैगाम लेकर आएगा और जो भी मुश्किलात रही हैं उनको अल्लाह ताला दूर करेगा। मदिया, वैक्सीनेशन का अमल जारी है और ये जो लॉकडाउन लगने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पर कोरोना एसओपीज की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है, लंबी कतारें। उसके अलावा अशफाक, आपने चीज़ नोट की है, मैंने पूरे वीकेंड में यही देखा है कि बहुत सारे दोस्त जो कि कराची के रहने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, चीज़ें बाहर एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये उड़ गए हैं जनाब लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, बाकी शहरों के लिए। ये क्या है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम वापस आएंगे, तो फायदा क्या हुआ मुझे आप ये बताएं। और एक और चीज भी है कि आप ये जो जहां जहां वैक्सीनेशन हो रही है, एक्सपो सेंटर की मिसाल ले लें। एक तो वैक्सीन मिलने में मुश्किल, दूसरा ये है कि वहां पर जो पथारे वाले हैं उन्होंने अपना गढ़ बना लिया है। वहां पर आपको पूरी फूड स्ट्रीट मिलेगी क्योंकि इतनी तादाद में लोग खड़े हैं कि उन्हें ज़ाहिर है खाने पीने के लिए भी चीज़ें चाहिए। और वहाँ पर अगर आप वहाँ पर हमारे कैमरा में जब हम फुटेज बाद में शेयर भी करेंगे आपसे, तो उसके अंदर भी आप देख सकेंगे किस तरीके से जम्मे गफीर है। साथ में इतनी गर्मी है अशफाक, टेंट लगा देते, शुक्र अब इतनी धूप नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स के हम आपको बताएंगे भाई कि एक कोई वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जहाँ पे आपको जाना है। देयर आर लॉट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स नियर यू। आप उसको गूगल भी करके देख सकते हैं और उस जगह पे जाएं जहाँ पे रश कम हो ताकि कोविड ना फैले, और सब वहीं पे पहुंच जाएंगे फिर। हाँ, ये भी है। चले जी, बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज में नजर डाल देते हैं। लॉकडाउन पर सिंध और विफाक में अदम इत्तफाक बयानात और इल्जामात जारी। वजीर आजम इमरान खान ने भी मुखालिफत कर दी। एनसीओसी की मर्जी शामिल थी, नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। लंबी कतार, तवील इंतजार, कराची वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कड़ा इम्तिहान। लियारी में वैक्सीन के ख्वाहिशमंदों को डंडे मिल गए। सिर्फ बयानात नहीं, इक़दामात भी करना होंगे। किस्तों पर मोटरसाइकिल लेने वाला 600 मोटरसाइकिलों का मालिक निकला। सुल्तान हैरान परेशान, एनटीए नंबर लेने गया था, एफबीआई ने नोटिस दे दिया। शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल महंगा पड़ सकता है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफा की शानदार कारकर्दगी, टॉप 6 में जगह बना ली। आज दूसरे राउंड के लिए खेलेंगे। जी जनाब, तो बात कुछ यूं है कि प्राइवेट और सरकारी इदारों में वैक्सीनेशन लाजमी करार दिए जाने, तनख्वाह रुक जाने, सिम बंद हो जाने और दीगर पाबंदियों का जो खौफ था ना, वो फाइनली काम कर गया है। और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का रश भी जो है ना वो अचानक बढ़ गया है। जनाब असद उमर साहब जो कि एनसीओसी के सरबराह हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 16 दिन में 1 करोड़ से ज़ायद कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं और पिछले 6 दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई है। 50 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब तक कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ से ज़ायद खुराकें एडमिनिस्ट्रेट की जा चुकी हैं। जो लहर है इसकी बुनियाद जो बन रही है वो भारतीय वेरिएंट है, 60-70% ज्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। एनसीओसी एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देख रही है। वो सूबों के साथ मुशावरत करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला वजीर आजम को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज्यादा खदशा नजर आ रहा है, बड़े शहर हैं, उसका भी फैसला कल वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा। टारगेटेड तरीके से बंदिश लगाते हैं, परेशानी भी लोगों को ना हो। वैक्सीन को खरीदने के लिए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है, वो तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है। अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है। एक जानिब तो कराची में है जनाब लॉकडाउन, दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बेपनाह रश है, लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। वैक्सीन मिले ना मिले, बदनज़मी और डंडे तो जरूर मिलेंगे जी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाने का इंतजाम करने में हुकूमत काफ़ी यहाँ पे नाकाम दिखाई दे रही है। और सूरत हाल देखकर लफ्ज़ी ऐलानात करने वाली सिंध हुकूमत को अब इक़दामात का ख्याल आ गया है और महकमा सेहत सिंध ने कराची के हर ज़िले में कम अज़ कम एक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रखने का भी ऐलान किया है। और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सोमरो ने समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी किए गए अपने पैगाम में बताया है कि ज़िला बस्ती में वाक़ई सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और न्यू कराची अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन होगी। ज़िला शर्की में एक्सपो सेंटर और ओझा अस्पताल में
ضلع جنوبی میں خالق دینا ہال اور جناح اسپتال میں شہریوں کو دن رات یعنی کہ 24 گھنٹے ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ضلع غربی میں سندھ گورنمنٹ خطر اسپتال، ضلع ملیر میں مراد میمن گوٹ اسپتال، اسی طرح ضلع کورنگی میں سندھ گورنمنٹ کورنگی نمبر 5 اسپتال میں بھی ویکسینیشن ہوگی. جی، اور ان تمام ویکسینیشن سینٹرز کو 24 گھنٹے چلانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل بھی دی جا رہی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ جی صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہی ویکسینیشن سینٹرز کھلے ہوں گے، لوگوں میں کیوس ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ ویکسینیشن سینٹرز میں رش زیادہ ہوگا. اس لیے جس کو جیسے جیسے آسانی ہوگی، جو وقت بھی ان کے لیے پاسبل ہوگا، ان کے لیے فیزیبل ہوگا، تو لوگ ان اوقات میں جا کے یہ مناظر ذرا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مناظر ذرا دیکھیے کہ یہ کسی جگہ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسینیشن سینٹر ہے اور ویکسینیشن سینٹر کے باہر کوئی فاصلہ، یعنی کہ یہ جگہیں ممکنہ طور پر کورونا کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ بن سکتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو اس قدر خیال نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا رہے ہیں، آپ ویکسینیشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں، کھلی جگہ ہے، لمبی چوڑی جگہ لوگوں نے ہے. یہاں پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں. اشفاق، یہ مناظر یہ ہارفائنگ ہے. سوچیں تمام تو لوگ ویکسینیشن کیوں کروانے کے لیے جا رہے ہیں؟ ویکسینیشن اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ جی ان کو کرونا سے امیونٹی اور مل سکے. ایک جانب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انہوں نے ماسک نہیں لگایا، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی ہوئی، اور دوسری جانب اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں انور خان ہمارے نمائندے جو کہ ساری صورتحال پہ ہمیں رپورٹ کریں گے، اور آپ ذرا دیکھیں کہ وہ اکیلے تنہا کھڑے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماسک کس طرح سے لگایا ہوا ہے. تو ہیڈز آف ٹو یو انور، اور ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے مختلف ویکسینیشن سینٹرز پر. اشفاق اور بدیہ، نیا دن شروع ہوا ہے، آپ نے کہا خوشیاں لے کر آئے. جی بالکل، اہل کراچی کے لیے خوشخبری ہے اس حوالے سے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پازیٹیوٹی کی شرح کے اندر کمی واقع ہوئی ہے اور کیسز ڈکریز ہونا شروع ہوئے ہیں. وہ شرح جو کہ 13.8% پر تھی اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اور جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ شرح 22.3%. تو اس طرح جو 2 دن کا لاک ڈاؤن لگا اس کے اندر مشکلات ہوئیں. تو یہ نتیجہ آپ دیکھیں کہ 2 دن کے لاک ڈاؤن کے نتیجے کے اندر جو کیسز تھے اس کے اندر ڈکریز ہونا شامل ہو گئے، وہ سامنے آیا ہے. تو یہ اچھی خوشخبری ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے ساتھ یہ مزید شرح کم ہوگی. تو اب اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی جانب سے اچھا، شرح سے ہٹ کے مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ہم جو مناظر دوسری جانب دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے ویکسین لگوانا ایک بڑی اچھی بات ہے، ویکسینیشن سینٹرز قائم کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، تو یہاں سے بجائے اس کے کہ مرض رکے گا یہ تو مزید پھیلے گا. جی یہ دیکھیں بالکل پھیلے گا. اس کو متعدد مرتبہ واضح طور پر جو سندھ حکومت نے احکامات دیے تھے، یہ احکامات معذرت کے ساتھ صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک ہوتے ہیں. شہر کل بھی اتوار کی تعطیل والے دن ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج، گلشن حدید کے ساتھ کورنگی نمبر 5 اور ایکسپو سینٹر کے علاوہ مختلف مراکز کے اندر بڑی تعداد کے اندر لوگ دروازے توڑ کے پھر دوبارہ پراپر طریقے سے داخل ہوئے. 24 گھنٹے پہلے واقعات ہوئے اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ نوٹس نہیں لیا گیا. بہتر انتظامات کیے جاتے تو آج ایک مرتبہ پھر جو دعوے کیے گئے ہیں کہ مزید نئے سینٹر بنائے جائیں گے، اس کی صورتحال آج شام تک رپورٹ ہوگی. تاہم جو صورتحال ہے وہ الارمنگ اس حوالے سے ہے کہ جو وہاں پہ رش دیکھا اوور دا ویکینڈ بھی انور. ہم نے دیکھا ایکسپو سینٹر میں جو ہجوم ہے لوگوں کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں، ڈاؤ یونیورسٹی میں جس طریقے سے لوگ گئے اور اس کے بعد لوگوں نے خود بھی نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھا. لیکن اور بہت سارے شہر میں ویکسینیشن سینٹر ہے، صرف یہ 2 ہی نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کون کون سے ویکسینیشن سینٹرز تک شہر میں ہیں جہاں پہ وہ آرام سے جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت آپ ضلع ساؤتھ کے اندر خالق دینا ہال اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ضلع ساؤتھ کے اندر آپ جا سکتے ہیں کہ جہاں پر اب یہ سینٹر 24 گھنٹے کھلا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی نمبر 5، سندھ گورنمنٹ ہسپتال مراد میمن گوٹ، سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد، یہ 3 ہسپتال وہ ہیں جو ضلع کورنگی اور ضلع کی حد کے اندر آتے ہیں. یہاں بآسانی 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک عملہ اور پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہوگا. لوگ یہاں بھی جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے علاوہ جو میڈیکل سینٹر ہیں اس کے اندر فلاحی اور رفاہی اداروں کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نے مزید 10 ایسے سینٹر تشکیل دیے کہ جہاں پہ لوگ بآسانی جا کر اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد بھی اس کے اندر شامل ہے، سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال نیو کراچی بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو نواں سینٹر ہے وہ ہے سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی. تو وہاں بھی لوگ بآسانی جا کر اس طرح یہ مجموعی طور پر 10 ایسے سینٹر ہیں کہ جہاں پر اب راؤنڈ دا کلاک 10 سینٹر ہیں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ صرف 2 سینٹرز ہیں، شاید لوگوں کو انہیں 2 سینٹرز کا پتہ ہے، اسی وجہ سے یوس کافی زیادہ لوگ وہیں جا رہے ہیں اور وہیں پہ زیادہ رش بھی ہے جس کی وجہ سے پرابلمز بڑھی ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ تو موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ سب لوگ ایک ہی جگہ جا کر نہ جمع ہوں. اور دیکھیں اگر آپ ڈسٹینس نہیں رکھیں گے
तो फिर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर परेशानी होगी और मजीद आप वायरस के फैलाव का बायस बन सकते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट इट्स क्वाइट कॉमन नाउ। ये जो नाम आप देख रहे हैं, न्यू कराची गवर्नमेंट अस्पताल है, इसके अलावा दीगर हॉस्पिटल के नाम खालिक दीना हॉल का हम बता रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ डाउ हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी अस्पताल ओझा कैंपस है, एक्सपो सेंटर हसन स्क्वायर का तो सबको पता है, खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, नॉर्थ नासमाबाद, न्यू कराची गवर्नमेंट अस्पताल, कतर अस्पताल, मलीर मुराद मेमन गोट अस्पताल, कोरंगी नंबर 5 और साथ में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल। यहाँ पर आपको 24 घंटे फैसिलिटी मौजूद है वैक्सीनेशन की, इसलिए कोशिश करें कि आपके इलाके में आपको जो घर के पास जो वैक्सीनेशन सेंटर पड़ता है वहाँ पे जाएं और कोशिश करें अगर आप लोग सुबह के दिन वक्त जल्दी अगर चले जाएं तो एक दिन अपनी नींद खराब करके अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा नहीं तो क्या होता। हो रहा है? 24 घंटे चल रहा है तो रात के वक्त जाएं। वजह उसकी ये है कि सब लोग सुबह पहुंचे, सब लोग सुबह पहुंचे होते हैं, सब रात लोगों के की वक्त भी सोच बहुत यही होती रश है, है। सब लोगों की। फिर तो आप मतलब ऑल द टाइम यही आप ये सिचुएशन देखिए होगी। ना, अभी जनाब ये मनाजिर आप देखिए, ओए, ओए, रात ओए, के ओए। टाइम का रश है, अल्लाहु इतना अकबर। रश है, एक दूसरे से चिपके में कतार में। आप देखिए जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बार बार, अच्छा मास्क भी नहीं लगाया, वो मुतमईन खड़े हुए जनाब, मास्क उतारे हुए, ये भी देख रहे कैमरे चले जी, आप हल्का से ये भी देख लें कि भाई मतलब कैमरा आ गया तो मास्क लगा ले, नहीं भी मास्क नहीं हमने नहीं, लगाना, नहीं जी। और एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हुए, ये रात के मनाजिर है। तो अभी अगर आप सुबह जल्दी उठ जाए तो क्या मसला यानी है? कि जो चीजें पहले रोकने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं है। आपने तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है सिवाय वैक्सीनेशन सेंटर्स के तक जाने के लिए, और वहां पर लिखा हुआ है नो मास्क नो सर्विस, लेकिन उसके बावजूद entry। तमाम सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये देखें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, और ये सब वो लोग हैं जो मजबूर हैं, डंडे के जोर पर यहाँ पर पहुंचे हैं कि चलो जी अब जो कोई चारा नहीं रहा। तो जाहिर है कि 2.25 करोड़ आबादी का शहर है कराची, और उसके अंदर इतने लोग पहुंचेंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी लोड होगा, क्योंकि मुल्क भर में जो कि अभी तक रिकॉर्डेड एक सतह है, एक एहतियातन अगर हम बताएं तो वो तकरीबन 1 मिलियन लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये जो शहर है ना जिसके मनाजिर हम देख रहे हैं, देखिए इसी से बचाव के लिए, इसी कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। यहाँ पे देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद पड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने तमाम तो सिचुएशन, ये लोग कैसे पहुंचेंगे? ये अपनी साइकिलें नहीं रखते, मोटरसाइकिलें नहीं पहुंचती, ये कहाँ कैसे पहुंचेंगे वैक्सीनेशन सेंटर तक? खैर इस हवाले से हमने देखा कि जो विफाक और सिंध हुकूमत में आपस में लॉकडाउन पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे तनकीद की जा रही है, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, क्योंकि मुसलसल बार बार बातें की जा रही है और NCOC कह रहा है कि जी आपने लॉकडाउन इतनी जल्दी क्यों लगाया, क्योंकि लॉकडाउन करेंगे तो बड़ा इससे मसला होगा। और एक और चीज ये है कि ये जो एतराज़ात और खदशात सामने आ रहे हैं, बयानात सामने आ रहे हैं, और जनाब वजीर आज़म ने भी सिंध में लॉकडाउन की मुखालफत कर दी है और कहते हैं कि गरीब लॉकडाउन से बहुत ज्यादा मुतासर होगा, और किसी का बच्चा अगर भूखा होगा तो उससे कैसे कहेंगे कि बाहर ना निकले, कोरोना फैला हुआ है। वेव आया हुआ है। अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया, हमने फैसले सही किए। गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप विफाकी लॉकडाउन वजीर करेंगे तो असद उमर ये कहते हैं कि NCOC का सियासत से ताल्लुक नहीं, कोरोना सूरत हाल पर सूबों से मुशावरत करके आज वजीर आजम के साथ मीटिंग में फैसले होंगे, इन शहरों को टारगेट करेंगे जहां खतरा ज्यादा है। क्या कहना था असद उमर साहब का, आपको सुनवाते हैं। ये जो लहर है इसकी बुनियाद जो बन रही है वो भारतीय वेरिएंट है, 60-70% ज्यादा बरतानवी वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। NCOC के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। NCOC एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देख रही है, वो सूबों के साथ मुशावरत करेंगे और कल इंशाल्लाह ताला वजीर आजम को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। शहर टारगेट करेंगे जहां पर हमें ज्यादा खदशा नजर आ रहा है, बड़े शहर हैं, उसका भी फैसला कल वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद हो जाएगा। टारगेटेड तरीके से बंदिश लगाते हैं, परेशानी भी लोगों को ना हो। वैक्सीन को खरीदने के लिए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है, वो तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है, अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि असद उमर साहब कौम को गुमराह ना करें, लॉकडाउन लगाने से पहले NCOC की मर्जी शामिल थी। नासिर शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या आपने कभी लॉकडाउन नहीं लगाया? अगर वो इकदाम गलत था तो पहले आप कौम से माफी मांगे। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान के रहनुमा और सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि वजीर आला सिंध 8 रोज बाद कोरोना खत्म की जमानत दें। सिंध में करप्ट अफसरान, कमिश्नर, DCs और पुलिस ने कोरोना की आड़ में भत्ते का बाजार गर्म कर रखा है।
लॉक डाउन 8 रोज का करके कौन सी वायरस की चेन रोकी जा सकती है ये डॉक्टर समझने से कासिर है। हिंद हुकूमत का इकदाम है, नाअहली छुपाने के लिए है। ठट्टा कौन सा लॉकडाउन है? सेवन में कौन सा लॉकडाउन है? लॉकडाउन के ऊपर ये तमाशा खत्म किया जाए, कराची को नोटों का समंदर समझना बंद किया जाए, छोटे ताजिर को फिल्फ और रिलीफ दें। कोरोना, लॉकडाउन, एसओपी, वैक्सीन, इन सब को भी यहाँ एक धंधा बनाया गया। एसओपीज के नाम पर आपके डिप्टी कमिश्नर, आपकी पुलिस भत्ते का कारोबार शुरू करेगी। लॉकडाउन के ऐलान को चांद रात समझेगी। महकमा सेहत के लोग जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बनाकर देंगे तो फिर एसओपीज पर तो अमल दरामद नहीं हो सकता। लॉकडाउन इन आइसोलेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए एसओपीज पर अमल दरामद करके वबा के फैलाव को रोक सकते हैं। और इसी हवाले से जो वफाक और सिंध के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है कि जनाब लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन, वफाक कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब ये ज़रा फरमाइएगा कि वफाक ने मुखालफत की लेकिन सिंध हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन लगा दिया। आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोरोना के फैलाव रोकने का ये वाहिद रास्ता है? वालों के दूध के मटके गिरा रहे हैं और पुलिस वाले उनसे पैसे मांग रहे हैं और वैक्सीनेशन कार्ड के लिए फैमिलीज को रोका जा रहा है। उनकी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, उनसे वैक्सीनेशन कार्ड मांगे जा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन कार्ड मांग रहे हैं उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है। तो मुराद अली शाह साहब जो सिंध के वज़ीर आला के बजाय अनिल कपूर का किरदार अदा कर रहे हैं। वो समझने पर अनिल कपूर एक दिन का वज़ीर आला था, एक दिन का। अच्छा आमिर साहब ये कहेगा, कल नासिर हुसैन शाह साहब ने एक ट्वीट भी की, एक शो में भी कहा कि जो सिंध में लॉकडाउन लगाने से पहले एनसीओसी की मर्जी शामिल थी, तो वो कह रहे हैं कि तो गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे। नासिर हुसैन शाह साहब आए, आकर देखें कराची के शहरियों के साथ क्या हो रहा है, सुलूक देखें। लखपति चौक आए मेरे इलाके में, लाइन्स एरिया में, हिम्मत है तो आए लाइन्स एरिया में दाखिल हो और लाइन्स एरिया में आकर देखें कि यहाँ पर क्या सुलूक कर रहे हैं। वो छोटे छोटे ठेले हैं, छोटे छोटे ठेले। और भाई आप उनको कुछ पहले बताते हैं, उनका इंतजाम रोजगार का करते हैं, रोज कुआं खोद कर रोज पानी पीने वाले लोग हैं ये। आपने इनके सारे ठेले उठाकर फेंक दिए और पुलिस जिस बदतमीजी से पेश आ रही है, पुलिस को दुनिया और आखिरत में मुंह दिखाना है कि नहीं दिखाना। पुलिस इंतजामिया के किरदार अदा करने के बजाय सिंध हुकूमत की वफादार बल्कि कहका बरदार फौज बनी हुई है कि जो कि हंस रहे हैं लोगों पर, मजाक उड़ा रहे हैं उनका। एक्सपो सेंटर में आप देखिए क्या तबाही हो गई, किस तरह से लोग घुस गए। इसी का आपने कोई इंतजाम ही नहीं किया, एकदम लॉकडाउन लगा दिया उठाकर। 14 एमएनए से आपने बात नहीं की, बातचीत नहीं की आपने। डॉक्टर साहब ये तो आपने बात कर दी कि अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो अरेंजमेंट्स हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जंबे गफ़ीर है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है। वैक्सीनेशन मिलने के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज़ हैं कि मना कर दिया जाता है कि वैक्सीन और दस्तयाब नहीं। आप समझते हैं कि ये सब कुछ इत्मीनान बख्श है? फिर से कराची को पूरे उन हालात की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ पर फिर ज़रूरत महसूस हो रही थी। अब फिर ज़रूरत महसूस होगी तो फिर क्या होगा? मैं तो पीटीआई में हूँ, तो सब्र के साथ बैठा हूँ अपने कैप्टन के अहकामात के तहत। लेकिन अगर मैं भी सड़क पर बाहर निकल आया मुराद अली शाह साहब, तो आपको रोकना मुझे मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ज़्यादा हालात को मुशाहिदा कर चुका हूँ। आप अपने वालिद की तरह, अब्दुल्ला शाह की तरह ना बने। आपके अंदर एक खुलूस था, एक सच्चाई थी, एक अच्छाई थी, उसको क्यों फरामोश कर रहे हैं आप? क्यों आपने कराची वालों के साथ ये सलूक किया है? क्यों आप बदला ले रहे हैं कराची वालों से? इसे कि वो आपको वोट नहीं देते, इसे कि वो आपके पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, इसे को बिलावल के साथ नहीं खड़े हुए, तो आपका जो दिल चाहेगा आप करेंगे। आप बाज आ जाइए और अपने लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह लगाइए, वरना कराची वाले बिफर गए तो मुराद अली शाह साहब फिर कहीं छुपने को भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा चले ये बताएं कि लॉकडाउन की वजह से यकीनन यहाँ पे ताजिर बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उनकी मुआवनत के लिए क्या वफाक की जानिब से कुछ इक़दामात मुतवक्के हैं? लोग एक्सपेक्टेशंस लगाएं? साहब का इंतजार कर रहा हूँ। खान साहब को वैसे भी सिंध का दौरा करना है, मैं उनके साथ हूँ। गवर्नर साहब से मैं कल मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन कराची में मैं तोड़ूंगा कराची में लॉकडाउन। उसकी वजह ये कि किस बात का लॉकडाउन? जब आपने हशर ये कर रखा है। मैं अभी आज तीसरा दिन है और मैं यहाँ लोगों से मिला हूँ अपने इलाके में जाके, हल्के में, उनके पास खाने के पास कुछ नहीं है। इस तरह से आपने बंद किया 6 बजे के बजाय, मतलब 6 बजे तक तो आप दुकानें किसी तरह तो खुली रखने देते। कहाँ से खरीदेंगे लोग? रोज घर में आटा लाते हैं भाई, रोज घर में रोटी पकाते हैं, रोज सालन मुर्गी का सालन पकाएंगे तो उन्हें मुर्गी लेने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ किसी घर में फ्रिज नहीं है कि वो स्टोर करके रखे।
कुछ तो आप एहसास करते, कर्फ्यू में भी ऐसा नहीं होता जो आपने यहाँ पर किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद। मैं तमाम तर सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है मरकज़ से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये जो सिलसिला है कि लॉकडाउन एक जानिब हो गया और आपको लगता है कि यही वाहिद ऑप्शन रह गया था, सिंध में ज़ाहिर है कि परसेंटेज 30% तक पहुँच गई थी पॉजिटिविटी की, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन लगता है आपको कि मौजूद था? देखिए, हम तो 2 दिनों से हमने अपनी पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन की है। सबसे पहले जो जब सिंध गवर्नमेंट ने राब्ता किया असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल से और उन्हें बताया कि वो ये इस तरह का एक मुकम्मल लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो NCOC है उन्होंने पूरी गाइडलाइंस उन्हें दी कि आप ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त देखें जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है उसमें भी ये है कि सूबे इनफरादी फैसला नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी ये करार दे चुकी है और आर्टिकल 151 और 149 बड़े वाजे हैं इस ज़मन में। लिहाजा सिंध हुकूमत को इंडिविजुअल फैसले करने का, इनफरादी फैसले करने का ना तो हक है ना ही इख्तियार है। तो वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की। अब उसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाद में नोटिफिकेशन में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, अच्छा। और बाद चीज़ें हैं जो भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हैं। और कल भी मेरी बात हो रही थी असद उमर साहब से, और सिंध हुकूमत और NCOC इस वक्त एक राब्ते में है, और आज वज़ीर आज़म साहब के साथ जो है वो मीटिंग भी होनी है, और हतमी फैसला जो NCOC करेगी उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी होगा और सिंध हुकूमत उसकी पाबंद भी होगी। अच्छा चौधरी साहब, एक बार फिर से बताइएगा, जैसे हमने देखा है कि पहले कल नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ट्वीट किया एक शो में भी, उन्होंने कहा कि जी देखें NCOC के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने एतमाद में लिया था NCOC को, देखिए हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया तो विफाक के सामने से ऐसी स्टेटमेंट्स आने लगी। तो अब ये बताइएगा कि इस वबा पे काबू पाने के लिए अगर सूबे कुछ अहम फैसला लेना चाहें तो इससे पहले विफाक या फिर विफाकी इदारों को किस तरीके से वो एतमाद में ले सकते हैं, किस तरीके से कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, मैकेनिज्म इसका क्या हो सकता है? देखिए, ये कोरोना की चौथी लहर है। इससे पहले 3 लहरों में जिस तरीके से हमने मुकाबला किया है, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जिस तरह से सारे सूबों ने और वफाक ने और उसके बाद मुतल्लिका इदारों ने मिलकर जो फैसले किए हैं, उसके नतीजे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और हांगकांग के बाद तीसरा वो मुल्क है जिसने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया। अब जब आपने पहले 3 में कामयाबी से मुकाबला किया है तो आप अपना तरीक़ाकार, मोडास ऑपरेंडी क्यों बदलेंगे? आप वही करेंगे ना। अगर आपकी लड़ाई कामयाब जा रही है तो आप उसको क्यों बदल देंगे? आप उसके तरीके। लेकिन चौधरी साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज 30 से ज़ायद होगी, और बिलावल साहब ने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जैसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें निज़ाम सेहत जो ऑलरेडी हमारा काफ़ी वीक है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा, तो उसके अंदर आप समझते हैं कि इमरजेंसी में उनके पास यही ऑप्शन मौजूद था, और क्या कर सकते थे इसके अलावा? नहीं, उसके अलावा सबसे पहली बात तो देखिए ना, ये 30% पे पहुंचा क्यों? बाकी जगहों पे क्यों नहीं 30% पे पहुंचा? 27 लाख जो हमारा टूरिस्ट है उसने नॉर्दर्न एरियाज का विजिट किया है, वहां पे भी सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई। कराची में ही क्यों खराब हुई? इसलिए कि कराची में SOPs के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी गवर्नमेंट। यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी था पुलिस है, यूनियन काउंसिल्स हैं, जो लोकल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो कोलैप्स कर चुकी है सिंध में और खसूसन कराची में। वो SOPs पे हम दरामद नहीं करा पाए। और आप देखें ना, ये आपने जो मुकम्मल लॉकडाउन की डेफिनेशन के ऊपर इख्तलाफ है। हम ये फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री को बंद करने के हम बिल्कुल हक में नहीं है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हम इस वक्त अपनी मईशत को थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। अगर हम मुकम्मल इंडस्ट्री, आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल्स को लें, इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी फुल बूम पे, आपने उनको बंद करवा दिया, ये तो नहीं हो सकता। इसी तरह से जो ताजर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, आप उनको इस तरह से तो नहीं बंद करा सकते। लिहाजा आपको NCOC की जो तारीफ है लॉकडाउन की, उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा। अगर आप उसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत अपनी आईनी और कानूनी जो इख्तियारात हैं इस्तेमाल करें।
صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, اور صورتحال آپ کے سامنے. واچی جیسا میٹروپولیٹن شہر جب آپ اس کو ایک دن کے لیے بھی بند کرتے ہیں تو اس کی ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اشفاق, نارملسی انڈیکس میں پاکستان کا نیوزی لینڈ اور سنگاپور کے بعد تیسرا نمبر ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم بہت سارے ممالک کی ریڈ لسٹ میں ابھی بھی ہیں. وائی؟ بیکاز بات یہ ہے کہ ہمارے نظام صحت اور ہمارے جو اعداد و شمار جمع کرنے کا کانسیپٹ ہے اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس نظام پر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی. یہی معاملہ ہے ہمارے نظام صحت کا کہ جو اعداد و شمار مثال کے طور پر دوسرے ممالک میں ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے ٹیسٹنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو بہت ریپڈ کیا گیا. ہمارے یہاں یہ بائی چوائس ہے کہ آپ جائیں ویکسینیشن وہ آپ جائیں, آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. اسی حوالے سے خیر ابھی سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور جو کیا سوچ کے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اسی پر بات کر لیتے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے, پابندیاں لگ چکی ہیں, لیکن ویکسینیشن لگانے کے معاملے پر پیش کی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے. کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس نہج پہ جا سکتے ہیں کہ جنب غفیر ہوگا, بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے؟ وجہ انتظامات تو ہیں. دیکھیں اب ہمارے جتنے بڑے ایکسپو سینٹر جیسا بڑا سینٹر ہے, باقی بھی جو ہمارے سی وی سیز ہیں وہاں پر بھی انتظامات معقول ہیں, لیکن رش لوگوں نے تھوڑی جلد بازی جو ہے نا وہ بیسیکلی ہماری جس طرح سے اچانک سے جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس ویکسین ہی جو ہے وہ اس کا ایک ہی حل ہے, وچ از آبویسلی رائٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ایس او پیز کو بھی اسی طرح سے فالو کرنا ہے جس طرح سے ہمیں نہ ویکسین لگوانے کے وقت بھی کرنا چاہیے اور بعد میں بھی کرنا چاہیے. تو لیکن اب اس کو لوگوں کی رش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویکسین سینٹر بھی بڑھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اب 24/7 بھی کر دیا ہے کہ اب صبح سے لے کر شام تک, رات تک لوگ اپنے حساب سے پلان کر کے آپ کے لیکن یہاں پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پر عوام کو نہیں تھا کہ اور کون کون سے ویکسینیشن سینٹرز ایسے ہیں جہاں پر وہ جا سکتے ہیں؟ 2 لوگوں کا نام پتہ تھے, لوگوں نے وہیں پہ جا کے جو رش بھی وہاں پہ جمع کر دیا. یہ بتائے گا کہ یہ جو اسپیسیفکلی ہم نے بدنظمی دیکھی ہے ویکسینیشن سینٹرز میں, جیسے لیاری جن اسپتال میں تو لوگوں پہ ڈنڈے بھی چل گئے, تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اب آپ لوگ خود کوئی کیمپین چلا رہے ہیں, لوگوں کو بتائیں بھائی نہیں یہ ویکسینیشن سینٹر ہیں, کچھ مخصوص ویکسینیشن سینٹرز پہ رش نہ لگائیں. تھوڑا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پورا ہم نے 24/7 کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات آپ کے ویکسین سینٹر کھلے رہیں گے. آپ آئیں, آرام کے ساتھ آئیں, آپ ایس او پیز کو فالو کریں. آپ یہ ساری ڈسپلن آپ سب کے لیے ہے. آپ لوگ بھی جیسے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آپ سب لوگوں نے, ہم نے سب نے مل کے اس پہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ اسی بات کی جو ہے وہ پروپیگیٹ بھی کیا ہے اور سمجھایا بھی. اب 1.5 سال میں ہم اس بات کو تب سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ماسک پہننا لازمی ہے, ڈسٹنس مینٹین کرنا لازمی ہے. آپ آرام کے ساتھ آئیں, ایک جگہ پر نہ جائیں. آپ جو ہمارے بہت سارے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, آپ جو ہے نا اپنی باری کا انتظار کریں. سلولی کوئی رش کرنے اندر کچھ چیز بٹ نہیں رہی. وہ ایک سینٹر ہے جہاں پر آپ کو اپنا پورا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے انٹر کروانا ہے, پھر آپ کو ویکسین لگے گی. تو اس میں جو ہے یقیناً یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے. اب سب لوگوں نے اگر اس طرح سے جس طرح سے ہمارے پہلے ویکسین سینٹر چل رہے تھے سب لوگ آ جاتے, تو ہمیں یہ آج یہ جو ایک دم سے جو ہے وہ اتنا رش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن چلیں اب آپ لوگوں میں یہ ٹینڈنسی آئی ہے, لوگ اس ویکسین ڈینائل کے جو ہے سے باہر نکلیں, تو ہم نے اس کی فیسیلیٹیشن اور بڑھا دی ہیں. اب آپ کو ہر جگہ پر یہ تمام فیسلٹیز ملیں گی. تو چلیں دس از گڈ. اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ کورونا کی جو اسٹاک ہے وہ آپ کے پاس پورا موجود ہے, اور کیونکہ یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کو ویکسین لگی, پھر اس کے بعد اس کو نہیں لگی, اور اس کو 1 ڈوز لگ گئی, پھر اس کے بعد ریکارڈ, یہ پراپرلی مینٹین کیا جا رہا ہے؟ ہاں, ویکسین کی سپلائی ہے وہ ہمیں NCOC کی طرف سے انہوں نے پورا ایشور کیا ہے کہ آپ کو ویکسین کی کسی قسم کی کمی نہیں ملے گی. تو ہم نے اسی کو پلان رکھتے ہوئے ہم اب انشاءاللہ جو پہلے ہمارا ٹارگیٹ 2 لاکھ پر ڈے پہ تھا, ہم نے اس کو بڑھا کے ہم انشاءاللہ 3 لاکھ پہ جائیں گے پورے سندھ میں.
और पर्टिकुलरली कराची में हम 1.5 से 2 लाख की टारगेट को हमने जहन में रखा है। तो हम उसी को जहन में रखते हुए हमने अपने सेंटर्स भी बढ़ाए हैं और जो है वो वैक्सीन की जो सप्लाई है वो भी हम मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ NCOC की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिल रही है। वो जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी और हम उसको जो है वो इनैकुलेट करते जाएंगे। ठीक, शुक्रिया आपका कासिम सुमरो साहब। और ज़ाहिर है अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और 1.5 से 2 लाख के दरमियान एक वक्त में, यानी कि एक दिन में वैक्सीनेट करने का उनका एक अपना टारगेट है, लेकिन लोगों की तादाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप टोकन सिस्टम कर लेते हैं, अल्फाबेटिकली आप चल सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जी ए से लेके फलाना, ताकि उस टाइम पे वही लोग पहुंचे, टोकन दे दें, आपको बता दें। खैर टोकन के लिए ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा, नहीं, लेकिन उसके अंदर टाइम भी का। जाहिर है कि जब इतनी बड़ी तादाद होती है तो फिर ये टोकन सिस्टम जो है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े अस्पतालों में आई रिमेंबर कि जब वो कोविड की टेस्टिंग हो रही थी तो मुझे पता चला कि एक हॉस्पिटल है वहां पर जो सुबह 8 बजे जाके आप टोकन ले लें और उसके बाद 11 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगी। मैं टोकन लेके आया, उसके बाद दोबारा वापस गया, उन्होंने कहा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे। इसलिए आपका जो मैसेज का सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए और ऑनलाइन आप कैसे जाके अपना टोकन ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ये काम होना चाहिए। तो अब ये इस पे काम होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो अब हमारी आवाज में जो जान आ चुकी है उसकी एक खास वजह है, क्योंकि सुबह का आगाज वैसे तो हम बातों से करते हैं, बोल बोल के हम आपको भी थका देते हैं, पका देते हैं, लेकिन सुबह क्या चीज ऐसी है कि जो आपका मूड को अच्छा करती है, आपके अंदर जान डालती है। एक तो होता है मौसम और दूसरा होता है खाबा, यानी कि नाश्ता। और नाश्ता जितना जानदार हो उतना मजा आता है। अच्छा, नाश्ते के लिए भी ना मौसम का बड़ा वो फर्क पड़ता है। मौसम अच्छा हो, जैसे आजकल कराची में मौसम अबर आलूद है तो आपका दिल करता है जनाब आप खाएं हलवा पूड़ी। लाहौर में मौजूद हो तो आपका दिल करेगा इतना कमाल मौसम है, खाएं पठूरे। ना सिर्फ पठूरे बल्कि आप वो खाएं जी जो अंदरून लाहौर की जो कमाल लस्सी होती है, पेड़े वाली लस्सी, फीके की, वो लें। आप करें आप तशरीर। अरे सुने ना, लेकिन उसके अलावा ये होगा कि वो लस्सी पीने के बाद आप नाश्ता, हमारे जैसा बंदा नाश्ता नहीं कर सकता, वो कम से कम 1.25 लीटर का तो वो ग्लास होता है और फिर जबरदस्ती के पियो। अच्छा, आपके साथ हो चुकी है? जी, मेरे साथ हो चुका है। चले जी, खैर लाहौर का जो नाश्ता है वो बड़ा मशहूर है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि लाहौरी खाबों के लिए मशहूर है, फिर लाहौर के खाबे भी थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात है कि लाहौर में जब आप पाए सर्व करते हैं उसमें सबसे मजे की चीज होती है जो कुलचा उसके साथ तिलों वाला सर्व होता है ना, वो आपको कराची में वैसा कुलचा नहीं मिलता। मैं बीइंग अ वेरी न्यूट्रल पर्सन आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और साथ में एक और चीज, अच्छा लाहौरियों के बारे में ना एक स्टीरियोटाइप उनको कर दिया जाता है कि लस्सी के बड़े शौकीन होते हैं। सो यस, अंदरूने शहर में बड़ी पसंद की जाती है, लेकिन नॉट एवरी लाहौर इज फॉन्ड ऑफ लस्सी। नहीं, लेकिन एक और चीज भी है कि कराची वाला मुझ जैसा अगर जाए और मेरे दोस्त मुझे जाके फीके की लस्सी वाले के पास ले जाए और उसके अंदर आपको वो फीका कहे, उसने कहा कि जी ग्लास, मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बाद खाना होगा। मैंने थोड़ा सा अपनी नेचर के मुताबिक आधा ग्लास पिया, छोड़ दिया। उसने कहा बाऊ खत्म करो इन्नू। मैंने अपने दोस्तों की तरफ कहा, उन्होंने कहा है खत्म करना होगा। और वो पीने के बाद, वो बमुश्किल खत्म होने के बाद उस पहलवान का जुस्सा देख के मैंने कहा कि खत्म कर ही लूं तो ठीक है। उसके बाद फिर खाना नहीं खाया गया अगले 2 से 3 घंटे। तो जो कराची वाले दोस्त वहां पर जा रहे हैं वो एहतियात करें, आपसे नहीं खाया जाएगा। आपने कहा इतनी सी तो मेरी पेट है, मैं कैसे आपकी लस्सी पूरी पी सकता। बट यस, इस लस्सी को पीने के लिए ना जरा फिर टेड भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। खैर जी, हमने लाहौरी नाश्ते के वाले से बात की, अभी हम ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेक से हम वापस आएंगे तो उसके बाद आपकी सेहत के वाले से बात करनी है, आपके लंग्स के वाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ओके जी, तो अब हम बात कर लेते हैं एक अहम मर्ज के हवाले से। वैसे तो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के आने के बाद से जब भी तस्करा होता है वो फेफड़ों का होता है, यानी कि आपके फेफड़े चूँकि इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं और आपकी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ आते हैं और फिर एंड में जब फेफड़े इस हद तक मुतासर हो जाते हैं कि आपकी जान चली जाती है। लेकिन 1 अगस्त यानी कि जो संडे का दिन है वो बेसिकली था फेफड़ों के हवाले से आलमी दिन था, फेफड़ों के कैंसर के हवाले से आगाही का दिन था। लेकिन संडे को चूंकि हमारा शो नहीं होता तो आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो जनाब, ये बहुत ही मुहलिक और जानलेवा मर्ज है और हर साल
कैंसर से होने वाली अमवात में से हर 5 में से 1 मौत लंग्स कैंसर की वजह से होती है। बिल्कुल जी, और हमें ज़्यादातर मिसकंसेप्शन ये है कि शायद वही अफराद फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, बल्कि अगर जो देखा जाए हमारी आबो हवा इसमें जिस कदर पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनती है फेफड़ों के कैंसर की, यानी कि लंग्स कैंसर की। कैसे कैंसर होता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वो मौजूद हैं डॉक्टर फैसल असद, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमारे यहाँ तो यही मिसकंसेप्शन है कि जी क्योंकि पहले ज़माने में लोग हुक्का बहुत पीते थे तो फेफड़ों का कैंसर होता था, अब लोग सिगरेट बहुत पीते हैं तो ही फेफड़ों का कैंसर होता है, और लोगों को लगता है सिर्फ सिगरेट से ही फेफड़ों का कैंसर होता है। क्या सिगरेट से ही होता है या और बहुत सारे अवामिल शामिल हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, सिगरेट तो मेन कॉज है पूरी दुनिया में लंग कैंसर का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 90% बल्कि उससे भी ज्यादा ये स्मोकिंग रिलेटेड ही है। हाउएवर साइंस ने बहुत अरसे पहले दरियाफ्त कर लिया था कि सिर्फ स्मोकिंग इसकी वजह नहीं है, ये जो बाकी 10% में है उसमें बहुत ज्यादा अब वक्त के साथ साथ एलिमेंट सामने आते जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 जैसे आपने फरमाया बिल्कुल ठीक, वो हमारी पोल्यूशन है। ये जो सरफेस ओजोन लेयर अब पैदा हो रही है, ये हमारी जो हम चलाते हैं अपने कचरे को, जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बन रहा है, जो व्हीकल एलिमिनेशन हैं, ये सारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और साथ में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी जो है ये भी इसका एलिमेंट है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेन जो कल्प्रिट है, मेन जो वजह है वो स्मोकिंग ही है अभी भी पूरी दुनिया में। कुछ और वैरायटीज भी हैं लंग कैंसर की जो बगैर स्मोकिंग के हो सकती हैं, बगैर किसी एक्सपोजर के, बहुत कम होती हैं लेकिन पाई वो भी जाती है। अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि रीजंस तो आपने बता दिए, ठीक है, कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल हैं जैसे कि सिगरेट नोशी आप ना करें, हुक्के आप ना पिएं, शीशे का इस्तेमाल ना करें, और जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं, लेकिन बाकी जो रीजंस हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये सिगरेट वाली बात और हुक्के वाली और शीशे वाली बात तो हमारी इंडिविजुअल अप्रोच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि स्कूल कर ही रहे हैं, हमें जो मालूम है हम कर रहे हैं, लेकिन शायद उस शद्दोमत से नहीं कर रहे जैसे होनी चाहिए। हर घर में वालिदैन अगर पीते हैं तो खुद छोड़ें ताकि बच्चों को सबक मिले। स्कूलों में इस पर प्रोग्राम किए जाएं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं। आप माशाल्लाह अपनी मीडिया के जरिए खिदमत अंजाम दे ही रहे हैं, अवेयरनेस फैलाई जाए। ये तो इंडिविजुअल मामला हो गया और इंस्टीट्यूट लेवल पे हो गया। बाकी जो कंट्रोल है, एनवायरमेंटल कंट्रोल, इसमें इंडिविजुअल से लेकर हुकूमत तक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कर सकता, सब अपने अपने व्हीकल्स का ख्याल करें कि देखिए उसमें से अगर वो मेंटेन नहीं है, ज़ाहिर इसमें हुकूमत को अच्छा डालना पड़ेगा फिटनेस के लिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर को रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो ज़्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा हिस्सा है, रिसर्च ये बता रही है कि पाकिस्तान में जब 65 आप क्रॉस करते हैं तो 70% से ज्यादा लोगों में लंग्स कैंसर की तशखीस होती है, और यही अगर हम 45 से प्लस कर दें तो 3% लोगों में कहते हैं इसमें तशखीस होती है। तो क्या ये सही फैक्ट्स एंड फिगर्स है? अच्छा जी, फिगर्स तो मैं ये इंडोर्स नहीं कर सकता क्योंकि 75% साउंड्स वेरी बिग टू मी, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि एज के साथ साथ परसेंटेज बढ़ती है। जाहिर है जो कांटेक्ट है उसका ड्यूरेशन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तंबाकू नोशी से 2-3 साल में किसी को कैंसर नहीं हो जाता। इट टेक्स अबाउट 20 ईयर्स ऑफ स्मोकिंग के फेफड़ों में वो तब्दीली हो। सर, इसके साथ साथ वो टाइम ड्यूरेशन भी एक होता है, एक्सपोजर, और साथ ही साथ विद द एज आपकी इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लिहाजा इट टेक्स टाइम। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जी आपको सिगरेट से अलामतें थोड़ी मिलेंगी कि आप उनमें से हैं जिनको कैंसर होने वाला है। मिसाल के तौर पे अगर हर 10 में से 5 को लंग कैंसर होना है वक्त के साथ साथ, तो ये फैसला आज कैसे करेगा एक 17-18 साल का शख्स जो स्मोकिंग शुरू कर रहा है कि वो उन 5 में से जिसको नहीं होगा या उन 5 में से जिसको लंग कैंसर हो जाएगा। अच्छा, तो जब आप आगे जाके देखते हैं ना रिट्रोस्पेक्टिवली, जब कोई 50-55 साल का हो जाए, उसको तशखीस हो जाए, फिर पीछे मुड़ के आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। तो ये यहीं से समझने का काम है कि जी इससे अगर आपको बचना है तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे तो स्मोकिंग को टारगेट करना पड़ेगा कि वो न की जाए किसी भी शक्ल में। अच्छा, अब जरा एक और चीज समझा दीजिएगा कि मिसाल के तौर पर क्या घर में एक शख्स बैठा हुआ है, उसको नहीं अंदाजा, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता, कैसे पता चला है? कोई ब्रीदिंग से अपनी कोई एक्सरसाइजेज होते हैं उससे देखे कि वो क्या, या सांस रोकने के बाद लोग बताते हैं कि आप सांस इतनी देर तक रोक सकते हैं तो इसका मतलब है आपके फेफड़े मजबूत हैं, अच्छे सेहतमंद हैं, कैसे पता चलाया जाए? एक्सरेज करवाए जाए?
जहां तक लंग कैंसर का ताल्लुक है वो तो नहीं पता चलता है इस तरह। लंग कैंसर अनफॉर्चुनेटली स्टेज 3 और 4 पर ही ज्यादातर डायग्नोज होता है, यानी कि वो आसपास के ऑर्गन्स में फैल चुका होता है या फिर वो हड्डियों में ब्रेन तक भी जा चुका होता है। हमारे यहाँ जो ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं। वो 50 साल की उम्र से ही हर साल सीटी स्कैन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला ये भी है, जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनको तो ये तो कह सकते हैं कि क्विट स्मोकिंग, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं बेचारे साथ बैठे होते हैं, वो क्या करें इसके तदारुक का? बहुत बड़ी ज्यादती है मैडम, मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये अल्लाह करे हम वहां तक पहुंचे कि हमें ये सेंस डेवलप हो। हमारा तो दीन कह रहा है कि जान बचाना, वमन अहियाहा फकान्नम अहियन नासा जमिया, अगर तुमने एक शख्स की जान बचा ली तो गोया तुमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। हम बैठे तंबाकू नोशी कर रहे हैं अपने मजे के लिए, अपनी आदत के लिए, और दूसरा बैठा मुतासिर हो रहा है, उसकी जान पे बन रही है हमारी वजह से। खुदारा इसको इस नजरिए से भी सोचें, जिनके पास बैठ के स्मोकिंग की जा रही है वो आगे बढ़ें, अगर उनके दोस्त कर रहे हैं उनको समझाएं, कोई और कर रहा है उससे रिक्वेस्ट करें चले जाए, वरना खुद वहां से हट के चले जाएं। हमारे तो ऑफिस बिल्कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से आइसोलेट करने की लोगों को जरूरत है, क्योंकि मोस्टली पैसिव स्मोकर्स में आपके दोस्त आते हैं, आपकी बीवी और आपके बच्चे आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर फैसल असद हमारे साथ मौजूद थे और मेरे कुछ काम करना चाहिए। जनाब, अब हम आपको बताएं कि बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, खेलों में हिस्सा लेना भी ज़रूरी है। तो जनाब, ARY नेटवर्क और ब्रेव जिम के इश्तराक से लाहौर में ARY वॉरियर्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबले हुए। मुल्क भर से 14 खिलाड़ियों ने दिलचस्प मुकाबलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए। ARY नेटवर्क और ब्रेव जिम के इश्तराक से लाहौर में होने वाले ARY वॉरियर्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबलों का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोविड की सूरत हाल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का शानदार इवेंट कराने पर सलमान इकबाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये ARY का बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है और मैं इस पर सलमान इकबाल को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे TV चैनल जो हैं सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। ARY वॉरियर्स में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि ARY वॉरियर्स का इनकाद खुशाइंद है। ऐसे इवेंट्स होने से नया टैलेंट सामने लाने में मदद मिलती है। ऐसे बंदों को तो देखा, लेकिन खवातीन को MMA में देख के आज बड़ा मजा है। शहजाद मलिक की रिपोर्ट आपने देखी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक टू आवर शो बाखबर सवेरा। 1 घंटा गुजर चुका है, 1 घंटा बाकी है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और अच्छा, वो जो लास्ट हमारा सेगमेंट था जिसमें हम बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट शहजाद मलिक ने तैयार की थी। मतलब आप ज़रा सोचिए कि खेलों के मुकाबले और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पर जैसे बॉक्सिंग हो गई या MMA, उसको पाकिस्तान में इससे पहले फोकस नहीं किया जाता था। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है ARY का, सलमान इकबाल साहब का, कि किस तरीके से वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इन पैसों में इन खेलों में बहुत ज़्यादा सेंक्शनिंग फ़ी और इसके साथ साथ लोगों को प्रमोट करने के लिए ज़रूरत होती है कि उनका साथ देने के लिए कोई आगे आए। अशफाक, हमने कभी नहीं देखा कि ख़वातीन, ठीक है, दुनिया भर में जब मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से बात करते हैं उसमें हमने मर्द हजरात का नाम ज्यादा देखा है। नहीं, लेकिन अब हम उसमें खवातीन का नाम भी देख रहे हैं। इसका मतलब है खवातीन के लिए भी आप ये मैदान खोल रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान में तो चलो हम कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली आप ये देखें, रोंडा राउजी मतलब खवातीन की MMA की चैंपियंस हैं। आपको पता है, लेकिन दुनिया नहीं, में वैसे पजीराई ऐसे नहीं, लेकिन सिर्फ निदा डार की बात करें, हाँ, पाकिस्तान की हद तक, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, आप निदा डार की अगर आप इंटरनेशनली तो देयर आर प्लेयर्स जैसे अमेंडा न्यूनेस हैं, मतलब दुनिया भर में खवातीन उनको आइडलाइज करती हैं। हॉली होम, इसके अलावा तीसरा नाम रोंडा राउजी, मतलब ये वो खवातीन हैं जिनको इवन मर्द हजरात देखते थे कि यार इनको हमसे ज्यादा पे किया जाता है, बिकॉज दे वर सुपरस्टार्स इन MMA। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं और बेहतर होती जा रही हैं। और पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि बॉक्सिंग को फ़रोग मिले। मोहम्मद वसीम कितना अच्छा हमारा सुपरस्टार है, लेकिन वो सेंक्शनिंग फ़ी के इश्यूज़ की वजह से, माली मसाइल की वजह से उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते। तो बाकी लोग भी आ रहे हैं, उस्मान वज़ीर भी हैं। आई एम श्योर कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी के जानिब जाएंगे। तो पहले ज़रा टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। मौसम के तेवर अच्छे नहीं, मॉनसून की नई एंट्री हो गई। कई इलाकों में बादल बरसने लगे। मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का सामना। और होशियार रहें, बीमारियों से बचाने वाला शहद बीमारियां फैलाने का बायस भी बन सकता है। जाली शहद और असली शहद की पहचान क्या है?
आज हम आपको बताएंगे। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मॉनसून का महीना है, वो कहते हैं ना सावन भादो का महीना है, तो सावन भादो में देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अब तो ये कहा जा रहा है कि मॉनसून बारिशों का जो नया सिलसिला है ये मुल्क में दाखिल हो गया और महकमे मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला अगले चंद रोज भी जारी रहेगा, जिसमें कराची नहीं है। फुहार पड़ी है, परसों मैंने देखा हल्की सी फुहार पड़ी है रात में। मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। वो जो गाना नहीं चलता था मदिया के आए मौसम रंगीले सुहाने, लेकिन जाहिर है कि जब हम आसमान की हद तक देखते हैं तो मौसम रंगीले सुहाने होते हैं और बाज़ जगहों पर जब पानी जमा होता है तो अब तो मैं मिसाल देते हुए भी मुझे थोड़ा सा शर्म आती है। मिसाल के तौर पर पहले हम कह देते थे कराची वालों वफाकी दारुल हुकूमत को देखो, ये होते हैं अरेंजमेंट्स, ऐसा होता है मॉडल सिटी। लेकिन E11 में जो वो सैलाबी रेला आया उसने हमको हिला के रख दिया। और मदिया ऐसे मनाजिर तो हमने कराची में नहीं देखे। कराची में गुजर नाला है, औरंगी नाला है और नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं इशफाक, पिछले साल जब बारिश आई थी जब तो जो टैंकर भी बह रहे थे, आपको याद है ना? ये तो गाड़ियां तो बह ऐसे नहीं बह रहे थे, मतलब इतनी चौड़ी सड़कें हैं ही नहीं यहाँ पर। लेकिन जो सूरत हाल थी हमारे सामने थे। शारा फैसल पे क्या सूरत हाल थी आपके सामने। मुल्तान में हमने देखा जी पिछले दिनों बारिश हुई है तो इतना बड़ा सड़क पे गड्ढा भी पड़ गया है। अच्छा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ना शदीद बारिशों की वजह से बाज़ इलाकों में जो जिंदगी है, निज़ाम ज़िंदगी वो मफलूज हो गया है। एबटाबाद की बात करें, वहाँ पर भी बारिश होने सड़कों और गलियों को तालाब बना दिए। खुशाब की बात करें, वहाँ पर कई घर सैलाबी रेले की जद में आ गए, जबकि दरियाए चिनाब में सैलाब से झंग के 25 गांव डूब गए। वहाँ पे लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। भैंसें देखे किस हद तक मुतासर हैं, भैंसें भी नकल मकानी कर रही हैं। आप भैंसें तो आप छोड़ दें, आप सोचें मतलब कितने घर जो है वो यहाँ पे डूब गए, लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं। जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, सिर्फ और सिर्फ कि पहले से यहाँ पे वार्निंग नहीं दी गई। इंतजामिया समहाउ यहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस है ना, समहाउ मतलब हम देखते हैं ना, वाकई आप बात सही करें। आप मैं अब देखिए दुख इतना रहा। सोचे आप अगर इन्हीं झंग के इलाकों में आप अगर रहते हो और वहां पे ऐसे सैलाब आए और आपको नकल मकानी पड़ जाए, तो आपको पता चले कि लोग किस कर्ब में, किस ईजा में मुब्तला हैं। और ऐसे में होता यह है कि जब वो कैंप बनाए जाते थे, आपको याद है कि माजी में क्या होता था कि वजीर आजम साहब या वजीर आला साहब जब दौरा करते थे तो एक फेक कैंप बना दिया जाता था। उसके अंदर फेक मुतासरीन होते थे जो हुकूमत की कारकर्दगी पर कहते थे कि वाह जी वाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही वो वजीर आजम या वजीर आला साहब जाते थे तो वो सब कुछ निपटा दिया जाता था। आई एम श्योर कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हुकूमत जाहिर है कि संजीदा है। तो पीडीए में मुन्ना भाई चल रही होती थी वहाँ पे, हम देखते थे किस तरीके से जो फेक कैंप्स वगैरह लगते थे। लेकिन अल्लाह करे कुछ किया जाए लोगों के लिए, क्योंकि ये मौसम पहले से प्रिडिक्ट कर दिया जाता है। दुनिया जहान में लोगों को पहले से वार्निंग्स दे दी जाती है, अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं ताकि लोग अपने लिए कुछ कर सकें। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, जिसका आपने देखा कि लोगों को किस तरीके से खुमियाजा भुगतना पड़ता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं जनाब, और एक नहायत ही अहम मामले के हवाले से बात करते हैं। मोदी सरकार के हमने देखा है कि जी हर चीज़ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको मसले मसाइल आते हैं। वो मजबूर हैं अपनी ओछी हरकतों की वजह से और अपने ओछे हथकंडों की वजह से, जो कि हमने देखा है बरकरार है। खेल में भी, खेल को भी नहीं बख्शते जनाब, और खेल में भी अब उन्होंने सियासत को लाना अपनी रवायत बना ली है। अब से नहीं, कब से हो रहा है। पहले जो भारत की प्रीमियर लीग थी, आपको याद होगा कि उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि वो सिलसिला मौकूफ हो गया और वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो कि आप ये देखिए कि सुहेल तनवीर जैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत शानदार वहाँ पर परफॉर्म किया था। उसके अलावा दीगर प्लेयर्स थे, क्योंकि भारतीय अवाम जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के लिए मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और उनको खेलते देखना चाहते हैं। लेकिन भारत ने वहाँ पर से सिलसिला शुरू किया। उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते मैचेस के हवाले से हुआ कि जनाब वर्ल्ड कप के मैचेस यहाँ नहीं होंगे, ये मसले मसाइल हैं, ये हैं। उसके बाद अब ये सिलसिला आ गया है जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग तक, कि उसके अंदर खिलाड़ियों को धमकाया जा रहा है कि अगर कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बने तो फिर उसके बाद भारत में आपके आमद के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। साथ में आप इंडियन क्रिकेट से भी आउट हो जाएंगे, जिस पर जनूबी अफ्रीका साबिक ओपनर हर्षल वो बिल्कुल बरस पड़े ने कहा कि भाई भारतीय बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है। बोर्ड ने धमकी दी है कि आइंदा भारत दाखिल नहीं होने देंगे। और भारतीय धमकियों के बाद इंग्लिश जो क्रिकेटर हमने देखा है मॉन्टी और अवैध शाह, साथ में मैट प्रायर और साथ में और बहुत सारे जो अहम यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं। और साथ में विफाकी वुज़रा की जानिब से इस हवाले से सख्त रद्द अमल आया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये पहला मौका नहीं है
जब मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को अपनी मजमूम सियासत की भेंट चढ़ाया हो। तो जनाब इस मौके पर शहरयार आफरीदी साहब ने आईसीसी से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। क्या कहा उन्होंने, आप जरा देखिए। आईसीसी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बाकी जितने क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके प्लेयर्स को ना सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं, पेनलाइज करेंगे। उन सबको केपीएल से मुतनफर करना समझ से बालातर है। क्रिकेटिंग नेशंस के की परफॉर्मर्स जब आजाद कश्मीर आएंगे और वहां पे देखेंगे कि इस साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल जिंदगी क्या है, मैं अपील करूंगा नेशनल क्रिकेट काउंसिल से कि खुदा के लिए दुनिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, ना कि डिस्करेज किया जाए। तो जनाब अब हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और भारत की जानिब से खेल के दरवाजे बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। यानी कि आप देखिए कि बीसीसीआई जो कि उसूलन एक ऑटोनोमस उसको बॉडी होना चाहिए था जो खेलों के हवाले से फैसला करे, लेकिन बिग थ्री के मामले में भी हमने देखा था कि 3 बड़े बोर्ड जो हैं वो बाकी तमाम बोर्ड्स का रेवेन्यू भी खाते थे, उनकी किस्मतों के फैसले भी करते थे, सीरीज़ में भी उनको ज़्यादा फ़वायद पहुँचाए जाते थे और अब ये मामलात जो हैं वो भारत की इंतहा पसंद सोच की भी अक्कासी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करेंगे आरिफ मलिक जो कि सदर कश्मीर प्रीमियर लीग है, हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहेगा कि कश्मीर लीग पर भी भारत अपनी घटिया सियासत जो है उससे बाज नहीं आया, क्या मसला है इनको? देखिए ये तो जिस दिन से हमने ड्राफ्ट इवेंट किया था, आपने जैसे देखा कि वर्ल्ड वाइड हमने ड्राफ्ट इवेंट ब्रॉडकास्ट किया, लोगों ने देखा, तब से ही प्रोग्राम शुरू हो गए थे। और उस दिन तो मैं हैरान हूँ कि जिस दिन आई गेस 5 जुलाई को हमारा ड्राफ्ट इवेंट था, तो तकरीबन 1 घंटे का प्रोग्राम किया एक भारतीय टेलीविजन ने उस हवाले से। तो खैर लेकिन अभी इस वक्त चीज़ें ज़रा खुल के सामने आ गई हैं, बिकॉज जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको रोका जा रहा है, कमेंटेटर्स को रोका जा रहा है। अच्छा। उसके बाद जो हमारा क्रू आ रहा है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्रू आ रहा है, उसको रोका जा रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है, हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। अच्छा, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि अगर हम महज़ब दुनिया की बात करें तो वहाँ पर जहाँ बाकी चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस और पैसा चलता है। भारतीय बोर्ड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और जिस तरीके से पैसे वारे जाते हैं, आपको पता है कि वो पैसों किस तरीके से हासिल किए जाते हैं, कितने स्कैंडल्स वहाँ पर सामने आते हैं, तो ये कोई अछूती बात नहीं है। अब इस सूरत हाल को जिस तरह से पाबंदियाँ लगा रहा है और जिस तरह से प्लेयर भी कुछ बैक ऑफ कर गए हैं, किस तरह से टैकल करने का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए टैकल तो हम माशाल्लाह से अभी तक जो अक्सर हम यही बात कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से कि मोराल इज़ वेरी हाई और प्लेयर्स इस वक्त असेंबल होना शुरू हो गए हैं मुजफ्फराबाद में। अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। आपने मॉन्टी पैनसर का अगर रिसेंटली अभी एक वीडियो बयान आया है, वो अगर आपने देखा हो तो ही वॉज इंटरेस्टेड कि जी अगर मेरा भारत में जाना बंद हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो इसलिए मैं बैकआउट कर रहा हूँ। मतलब बड़ी क्लियर किस्म की बात है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको थ्रेट किया जा रहा है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया। तो ये बड़ी हैरानकुन बातें हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो पूरे लीग का जो स्ट्रक्चर है, मोराल सबका बहुत हाई है, प्लेयर्स असेंबल हो रहे हैं। 2 प्लेयर्स जैसे कि आपने पहले कहा कि दिलशान और उसके अलावा जो है ना ये 2 प्लेयर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। गिब्स भी आ रहे हैं, गिब्स तो आज फ्लाई भी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से। और हैरानकुन बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो बड़े बाकी प्लेयर्स ने सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया क्रिकेट में पूरी दुनिया पे क्या इमेज आ रहा है भारत का? एक जाने भारत कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को तस्लीम नहीं कर रहा, अब उसको कश्मीर प्रीमियर लीग उससे भी मसला हो गया, तो लोग अब इससे क्या इमेज ले रहे हैं? देखें इमेज तो जो बैकफायर हुआ है ना कल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा आईसीसी को कि कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है ना इस किस्म के जो इवेंट्स है उसको कैंसिल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे कश्मीर प्रीमियर लीग के जी इट्स अ डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी। अगर डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी है तो क्या क्रिकेट खेलना बंद कर दें, स्पोर्ट्स को बंद कर दें वहाँ से? तो उसका एक बड़ा एक अच्छा खासा वहाँ से एक लेटर जो वापस आया आईसीसी से, वो ये आया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना मामला है, उन्होंने खुद इसको जो एनओसी है उसकी मंजूरी दी है। सो इससे जो है ना बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है बीसीसीआई का, कि जो ख़ास तौर पे आईसीसी ने जो लेटर लिखा है वापस, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें सामने आ गई हैं
और पूरी दुनिया इस वक्त मजाक उड़ा रही है BCCI का। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और भारत क्योंकि बेचारा मजबूर भी है अपनी हरकतों से, कहते हैं कि इंसान की आदत चली जाती, फितरत जो है ना वो इंसान की नहीं बदलती। तो भारत की भी एग्जैक्टली यही फितरत है जो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से उसको मुंह की खानी भी पड़ी है पूरी दुनिया में। तो बहुत शुक्रिया जी, आरिफ मलिक साहब हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद। जी बिल्कुल। और भारत की जो जुनूनियत है, जो हठधर्मी है, वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, वो वैसे उनका हिंदुत्व का नज़रिया हो, या वहाँ पर जो उनकी दीगर तंजीमें हैं, तो बेसिकली वही चीज़ें लीड कर रही होती हैं। फिल्म एक्टर्स हो, अगर एंटरटेनमेंट साइड हो, खेल हो, हर जगह उनका नज़रिया जो है वो लीड कर रहा होता है। बिल्कुल। चलिए जी, जरा अब आगे बढ़ते हैं। शफाक, आपने बेनामी जायदादों के बारे में तो सुना है जो निकलती हैं, हमारी कभी नहीं निकली, जिसमें मुझे बड़ा दुख भी हल्का सा होता है। मतलब कोई पैसे जमा करा दे अकाउंट में, कोई कभी भी नहीं, कोई मतलब कोई हो जो करा के भूल जाए कि जी मैंने इसके अकाउंट में पैसे जमा कराए। वाले फालूदे वाले के मदिया नकवी के अकाउंट में 50 करोड़ पे डाल। अल्लाह करे, आप अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, मैं ट्विटर पे अकाउंट नंबर भी लिख दूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा चलिए छोड़ दें, जायदाद भी नहीं निकलती, मोटर बाइक तक नहीं निकलती, लेकिन जनाब ऐसा हुआ है मैसेज तो आते हैं ना में कि आप फलां जगह वो जीतो पाकिस्तान भी आते हैं, हम जीत गए। फाद मुस्तफा को भी आते हैं। अच्छा लेकिन आपको पता है जड़ावाला में रशीद पाक एक रिहायशी सुल्तान मिर्जा, इनके नाम पर 4 करोड़ रुपए की 600 से ज्यादा मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड निकल आई हैं। वो बेचारे हो गए परेशान। ARY न्यूज़ ने इस खबर पे एक्शन लिया और FBR की जानिब से उनको नोटिस भी जारी हुए। अच्छा, इस वक्त हमारे नुमाइंदे ना मलिक नईम वफा सुल्तान मिर्जा के साथ मौजूद है, जरा उनसे पूछ लेंगे कि ये माजरा क्या। नईम, ये क्या स्टोरी है, क्या माजरा है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला रशीद पार्क जड़ावाला में। जड़ावाला का ये नौजवान जो सुल्तान मिर्ज़ा किराए के मकान पे ये रहता है और इसके नाम पर तकरीबन 4 करोड़ पे मालियत की 600 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं उनका रजिस्टर होना इंकशाफ हुआ है। तकरीबन मैंने 9 से 10 साल मैंने अपना यहाँ पर काम किया है। हमारे शहर में मौजूद है, किस्तों वाला शोरूम है, मोटर बाइक वगैरह देता है। तो मैंने मार्च 2018 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन करने के बाद मैंने फिर कुछ बैंक से लोन लिया, कुछ किसी दोस्त से मैंने अपना पैसे लिए, तो मैंने अपना कारोबार शुरू करने किया। तो उसके बाद मुझे NTN बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो मैंने जब NTN बनाने के लिए रब्ता किया तो वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे नाम पे 600 प्लस मोटर बाइक रजिस्टर्ड हैं। मुझे FBR फैसलाबाद की तरफ से मुझे नोटिस मिल गया है। उन्होंने मुझे 10 तारीख को बुलाया है। मेरा शनाख्ती कार्ड अकेले का इस्तेमाल नहीं हुआ, जो मेरे साथ जो 9 से 10 जो मुलाजमीन थे जो उस वक्त मेरे जूनियर थे, तो उनके भी शनाख्ती कार्ड पे हज़ारों मोटर बाइक रजिस्टर हैं जो उनके रिकॉर्ड में शो हुई हैं। उन तमाम को भी नोटिस उन्होंने आज अरसाल कर दिया है। जैसा कि सुल्तान के मुताबिक ये है कि इसके नाम पर जो तकरीबन 4 करोड़ रुपये मालियत की जो मोटरसाइकिलें हैं वो इनकी अपनी नहीं है। फौरी तौर पर जो महकमा FBR फौरी नोटिस भी उन्होंने ले लिया है, जिस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 10 और लोग हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह कि FBR जो इस मामले की छानबीन के लिए किस हद तक कामयाब होती है। जी तो जनाब, इसी मामले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर काजी उमैर अली साहब, और जानते हैं कि यार ये तो बड़ा परेशान कुन मामला है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कैसे ये शनाख्ती कार्ड की जो कॉपीज़ होती हैं ये इतनी ख़तरनाक आपके लिए साबित हो सकती है? हम तो हमेशा देखते हैं ना कि हमारे वालिद साहब भी हमें बताते थे कि कोई भी किसी को भी कॉपी दो तो लिख दो फॉर ऑफिस यूज। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पहली तो इस बात की तस्दीक करनी चाहिए आप जो इस पर्टिकुलर केस में ये जो साहब थे उस मोटरसाइकिल कंपनी के एम्प्लॉई थे। अच्छा। उस ज़माने में इनका अपना NTN नहीं था, ना ये रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे। तो अभी तक जो सामने जो उन्होंने कंप्लेन फाइल करी है FBR में, उससे ये सामने आया है कि वो उनका NTN यूज़ करके या उनका शनाख्ती कार्ड यूज़ करके वो मोटरसाइकिलें रजिस्टर करवाते रहे और उन्हीं के नाम से आगे फरोख्त करते रहे या लोन पे देते रहे। आई मीन देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। एक चीज जरा समझाइएगा कि किसी भी शख्स का सोर्स ऑफ इनकम FBR से कुछ चीजें छुपी हुई नहीं होती जी। एक शख्स जो किसी मोटरसाइकिल कंपनी में एम्प्लॉय है या कोई भी उसका जरिया मुआश है, वैसे तो FBR अगर पे ऑर्डर एक लिमिट से बड़ा हो जाए तो वो नोटिस लेते हैं। मैं सवाल बिल्कुल ऐसे उसके अंदर ये है कि 600 मोटरसाइकिलें उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। FBR ने कभी नहीं पूछा कि भाई आप टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, उसकी एक वजह और है कि FBR को जो पूछ लेना चाहिए था वो ये है कि जो टैक्सेबल इनकम है पाकिस्तान के कानून के तहत वो है 6 लाख सालाना। 6 लाख से ऊपर हो तो आपने टैक्स जमा कराना है।
اب جو انہوں نے کمپلین جمع کرائی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جی 600 سے زائد موٹر سائیکلیں ان کے نام پہ رجسٹرڈ تھیں. تو ایٹ سم پوائنٹ ایف بی آر کو آپ کوئی چیز پرچیز ہم کوئی چیز مطلب واشنگ مشین خریدنے جا رہے تھے نا تو اس پہ بھی اتنی ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں, وارنٹی کارڈ کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ کوئی ویریفیکیشن پروسیس ایسا نہیں جس سے پکڑ ہو سکے جی انگوٹھا لگانا ہے, سائن کرنا ہے. آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور ہم بھی اس بات پہ پریشان ہیں. پہلے تو ایک بات کی ہم ذرا واضح طور پہ کلیئر کر لیں کہ ابھی تو یہ انیشل سٹیج ہے. ابھی انہوں نے ایک کمپلین کری ہے ایف بی آر میں بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کہ جی میرے نام اتنی ساری موٹر سائیکلیں تھیں, مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے آ گئی. اور اس میں ان کی کہانی یہ ہے کہ میں ان کا امپلائی تھا, وہ میرے نام پہ کراتے رہے اور دیگر امپلائیز کے نام پہ بھی کراتے رہے. تو ابھی تو یہ انیشل سٹیج ہے. کسی بھی قانون میں پاکستان کی اپنی آئین بھی آرٹیکل 10A کے تحت آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتی ہے. تو وہ جو قانون ہے میں ایکسپلین کر رہا ہوں, وہ جو اب قانون ہے اس کے تحت ان کو نوٹس جائے گا. اس شو کاز نوٹس کے تحت وہ رپلائی کریں گے. اس رپلائی کے بعد اگر ان کو لگا ایف بی آر کو کہ ہاں جی اس میں اتنے شواہد ہیں, کیونکہ دیکھیں ریمبر دس از اونلی ون سائڈڈ اسٹوری رائٹ ناؤ. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلی سائڈ کا کیا جواب ہے یا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں. ایسٹس بیونڈ مینز ظاہر ہے کسی میں آتے ہیں تو وہ لوگ کیا جا کے جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس کی رہائش رہن سہن کیسا ہے, اگر اس کی سیلری اتنی ہے تو یہ کیسے کر رہے ہیں. تو بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت ایف بی آر کو یہ پاورز ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں, پریمیسز کو سرچ کر سکتے ہیں, آپ سے ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں, ہر طرح کی پاورز موجود ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ جو اور گورنمنٹ کئی سالوں سے اس گیپ کو کور کرنے کی کوشش بھی کری ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا, دیکھیں ایف پی آر کے پاس تو رائٹ ہے وہ جا کے دیکھ سکتی ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ فوٹو کاپی ہونے کے لیے میں نے کسی کو بھیجا, اب مجھے کیا پتا فوٹو کاپی جو ہے وہ میرے آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہ رکھ لے. آپ میڈم ایک ٹیکس پیئر ہیں, آپ ہر سال اپنے ٹیکس جمع کراتی ہیں. جب آپ جمع کراتی ہیں تو آپ کی کانسٹنٹلی ایک ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہوتی ہے. If you are showing on it, that means you are an active taxpayer. If you are not showing, then that means you are not. How horrifying is that کہ میری تمام تر جو آئی ڈی کارڈ کی معلومات ہیں وہ کسی کے پاس ہیں, کسی کے ساتھ پاس بھی ہو سکتی ہیں. بٹ آپ جب اس ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو کانسٹنٹ آپ کو ایک تو آن لائن ویریفیکیشن رہتی ہے, آپ کے خلاف کوئی بھی نوٹس ایشو ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے نا, آپ کو فوراً ایف بی آر سے. ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک اسمارٹ کارڈ آپ کو یاد ہے کہ ہم سب کے پاس اسمارٹ کارڈ ہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کارڈ کی جو انٹیگریشن اور اس کے اندر ساری چیزوں کو وہ کنیکٹ کر دیا گیا. بالکل ہے, اور شناختی کارڈ کے تھرو آپ کا این ٹی این بھی نکل آتا ہے, بینک اکاؤنٹ بھی نکل آتا ہے, ہر طرح کی انفارمیشن جو آپ کی ویلڈ ہے وہ نکل آتی ہے. اب اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہوا ہوگا کہ یہ بیچارے جب وہاں نوکری کرتے ہوں گے ان کا کوئی این ٹی این ہوگا نہیں, ان کو پتہ نہیں ہوگا, ان سے کسی بہانے شناختی کارڈ لیا گیا ہوگا اور ان کے نام پہ بزنس کی گئی ہوگی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, اور وہ کیوں ٹیکس ایویژن چیخ رہے ہیں, اس لیے چیخ رہے ہیں کہ دیکھیں جتنا بھی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ ساری کیش کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے اکاؤنٹ میں تو آئی نہیں, کیونکہ اگر کوئی اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تو پھر ایف بی آر کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے تھرو, بڑے اس کے 100 طریقے ہیں. تو ان آرڈر ٹو اوائڈ ٹیکس وہ کیش ٹو کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں جیسے ان کے کیس میں ہوتا ہے. تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے قانون بنایا گیا تھا, اسی لیے اس کا نام بے نامی ٹرانزیکشن ہے. اب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوتی ہے اس کے اوپر نیچے لکھ دیتے ہیں فار آفس یوز, تو وہ آفس یوز کی کئی جگہ وہ کاپی یوز نہیں ہو سکتی ہے, اور اسی لیے تو پھر کیا کریں؟ اس کا سب سے, جب بھی آپ کسی کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیں ایک تو پہلے اس سے پوچھ لیں کس یوز کے لیے ہو رہا ہے, اور اس پہ اسٹرائک آؤٹ کر کے پین سے یا پینسل سے لکھ دیں کہ فار دیٹ پرپز اونلی, کیونکہ آپ کی آئی ڈی کارڈ بہت اسینشیل ہے. آج نہیں تو کل جب آپ جیسے ان کے کیس میں ایگزیکٹ جیسے اب ان کے کیس میں ہوا ہے, ابھی اپنا بزنس شروع کرنا چاہا انہوں نے, تو انہوں نے این ٹی این بنوایا تو پیچھے سے پتہ لگا فرنٹ اور بیک دونوں پہ لکھیں اور 10 دفعہ سوال کریں کسی کو اپنا آئی ڈی کارڈ دینے سے پہلے, بیکاز اٹ از یور آنے والے کل میں وہ اسمارٹ کارڈ ہر چیز آپ کی, جیسے مدیہ نے کہا بالکل آپ کی پرسنل آئیڈینٹی ہوگی. کسی کو بھی دینے سے پہلے 2 دفعہ 100 دفعہ سوال کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن انٹرنیشنلی تو آئیڈینٹی تھیفٹ بھی ہوتے ہیں لوگ. آپ کو دبئی کا ایگزامپل لیں, آپ ایک چیز کی ڈیفالٹ کریں اور ہر چیز بند ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر چیز آپ کی آئی ڈی سے لنکڈ ہوتی ہے, وہ آپ کو لوکیٹ کر لیتے ہیں. اور اسمارٹ کارڈ کا بھی یہی مقصد تھا کہ اگر آپ کی کوئی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے یا آپ نے کہیں ڈیفالٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو ٹریس کر لیا جائے. آہستہ آہستہ سسٹم آ رہا ہے, آہستہ آہستہ سسٹم از کمنگ ٹوگیدر, اور اس لیے یہ قانون بنایا تھا 2017 میں ہی آئے, ہم 21 میں آہستہ آہستہ وہ اس کے پیسز پٹ ٹوگیدر ہو جائیں گے, انشاءاللہ بہتری ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. بیرسٹر کاظم میرے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے اور کاش بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آئی ڈی کارڈ کی, بیکاز یہ ہماری پرسنل آئیڈینٹی ہے, ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. کسی کام کے لیے بھی دینی ہو تو آپ اس پہ لکھ دیں کہ آپ کس پرپز کے لیے دے رہے ہیں, تاکہ وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہ ہو. ابھی آپ کو عام دن خبر دیتے تھے چلیں کراچی سے کہ شہر بھر میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر عدالت نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مقدمہ اندراج سے روک دیا. عدالت نے
नशर की। कोरंगी अजला में दफा 144 के FIR का इंदराज से रोक दिया है। हमारे साथ फारूक समी मौजूद हैं। फारूक समी, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट जावेद करजो ने शर्की और कोरंगी अजला में दफा 144 के FIR इंदराज से पुलिस को रोक दिया है और अदालत ने इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत का ये कहना है कि बार बार दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के इंदराज से मनामत कर रखी है और पुलिस अदालतों को हुक्म नहीं मान रही है। ऐसे केसेस में FIR के इंदराज की बजाय शिकायत दर्ज की जाए। पुलिस इस तरह की FIR के इंदराज से बाज नहीं आई तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी और अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को रहा करने का भी हुक्म दिया है। पुलिस को ये हिदायत की गई है कि वो आइंदा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के बजाय तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फारूक समी, हमें बता रहे थे। और SOPs की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर दफ़ा 144 के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, इंतज़ामिया की जानिब से करवाए जा रहे थे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि दफ़ा 144 तो ये कहती है कि 5 या 5 से 4 या 4 से ज़्यादा अफराद का जहाँ पर भी जमा होगा तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अदालत ने कहा है कि ये ना किया जाए कि बार बार जो है आप मुकदमात के इंदराज इस हवाले से ना करें और तहरीरी शिकायत इस हवाले से दें। और अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर घर में मौजूद होता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शफा है। अब मसला ये है कि आपको पता है हर चीज़, जहर भी यहाँ पे प्योर नहीं मिल रहा। तो ये जो प्यारी सी चीज़ है जिसका नाम है शहद, जो कि हर घर में होती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये बहुत ज़्यादा मकबूल भी होती है। इसके फ़वाइद भी बेइंतहाशा होते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं और आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं ये बॉडी से निकालने में भी मुफीद होते हैं। लेकिन अशफाक, ये नहीं पता कि इसमें से सच्चा कौन है, इसमें से झूठा कौन है। मार्केट में जाएं, किसी भी सुपर स्टोर में जाएं, वहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में बोतल नजर आएंगी। अच्छा, उसके अंदर अब इंसान ये सोचता है कि ये अगर फर्ज करें एक बोतल है 250 रुपए की, ठीक है, 250 रुपए की बोतल है, आप ये सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा, जो महंगी वाली है ना वो ले लो, वो शायद अच्छा हो। फिर उसके अंदर कई टोटके होते हैं कि जनाब उसको आग लगाओ तो पता नहीं क्या होता है। फिर उसके बाद उसका तार देखते हैं कि अगर उसको निकालें तो उसका तार ना टूटे, और बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिन टोटकों से। अच्छा, कई जगह पे ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा छत्ता भी जो होता है ना वो बीच में डाल के वो भी कर दिया जाता है। अच्छा, बाकी कुछ जगहों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली शहद का वैसे आपको छत्ता भी देते हैं कि जी ताज़ा शहद आपको चम्मच से निकालें। फलानी मक्खी का, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का। अक्सर ऐसा होता है, मेरे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स वो जब किसी शुमाली इलाका जाकर जब रुक करते हैं और जाते हैं वापस आते हैं तो आते हुए ना शहद की बोतलें लेते हैं, डब्बे लेते आते हैं। जी क्यों? कहते जी रास्ते खुद में हमने देखा हुआ है कि जी रास्ते में बच्चे बैठे हुए तो कहते जी ये सही शहद है तो यही सही शहद है, ब्राउन शुगर का बना हुआ। आज के शो में हम ये पता लगाएंगे कि असली शहद कैसा होता है, नकली शहद कैसा होता है। और खुसूस तौर पे आजकल तो मैंने वीडियो देखी जनाब मोहसिन भट्टी साहब की, जो कि फूड एक्सपर्ट भी हैं, और वो ये बता रहे थे कि जो नकली शहद बेचने वाले हैं ना, उन्होंने नकली तरीके कार भी इजाद कर लिया है और फिर आपको वो बताते हैं कि जी आपने अगर टेस्ट करना हो कि आपका शहद असली है या नकली तो आपको ये टेस्ट बता देगा। वो टेस्ट भी नकली होता है क्योंकि उन्होंने अपना नकली शहद बेचना होता है। इस दुनिया में क्या असल है। तो जनाब मोहसिन भट्टी साहब बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। तो भट्टी साहब, ये तो आप कारोबार ठप करवाने जा रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने बड़ी एक इंडस्ट्री लगा ली है जाली शहद की, तो ये जरा बताइए इस बारे में हमें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में शहद उतना पैदा नहीं होता जिससे कई गुना ज्यादा बेचा जाता है, और जो बाकी डिफरेंस है वो नकली शहद से ही आएगा। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आप उधर से अक्सर आप आती बार जो शहद लेके आते हैं, अगर कभी आप उसके बैक एंड पे चल जाए तो उन्होंने बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं जहां शहद की मक्खियां पाली जाती हैं और उनके करीब ही गुड़ का शीरा रखा होता है। वो इतनी हार्डर आम मक्खियां हैं कि वो वहां से उठेंगी, वो कहीं फलों पे नहीं जाएंगी, फूलों पे नहीं जाएंगी, उधर से शहद वो गुड़ के शीरे से वो कलेक्ट करेंगी और लाके उधर शहद बना देंगी। वो देखने में असली ही लगेगा। हाँ, वैसे टेक्निकली तो वो सही कह रहे होंगे कि है तो मक्खी का ही। हाँ, अच्छा, अब उसके अलावा फिर बहुत से ब्रांड्स ऐसे आ गए हैं। ये लोग क्या करते हैं कि कॉर्न सिरप लेंगे, उसमें शहद का एसेंस डालेंगे और उससे शहद बना के दे देंगे और लोगों को ये कहेंगे कि इसको आप चेक करके देख लें कि ये इसके तरीके हैं, और वो सारे जाली हैं तरीके। सही। अच्छा, अब आप ये बताएं कि असल तरीका क्या है, जाली तरीका क्या है। आपने तो ये भी बता दिया कि जाली शहद के लिए जाली जो तरीके आ गए जो उनको असली साबित करेंगे वो कौन से। तो प्लीज इतने सामने आपके जो शहद पड़े हैं हमें भी जरा बताएं प्लीज।
हाँ जी, सबसे पहले तो हम असली शहद को लेने का तरीका बताते हैं। ठीक, अब ये है कि ये जो बॉटल है, ये इसमें बीकर में ये मेरे पास असली शहद है। ओके। ये मेरे घर से आया हुआ, गांव से। अच्छा। ठीक, अच्छा, अब ये जो शहद है ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के, मैंने उनको छुपा दिया है, हम किसी को उस तरह मिलाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये मुख्तलिफ नमूने पड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा शहद मैं लूं और उसको चेक करूं जी। जो डार्क कलर वाला ज्यादा है, मुझे लग रहा है वो सच्चा होगा। ये वाला? हाँ हाँ, डार्क ये कलर, वाला? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे आखिर बड़ी बोतल में। हाँ ठीक ये है, वाला। ओके जी। मदिया ऐसे ही ले खरीदती होंगी। अच्छा, अब हमने इसको चेक करना है। इसमें हमने जितना शहद लेना है ना, उतना हमने पानी डालना है इसमें। ओके। अब आपने देख लिया जितना ये शहद है, इतना ही हमने ये पानी डाला है, इसमें पानी है। ओह, ये तो भट्टी जी, साहब की अब बॉटल से तकरीबन भी शहद बात हो और रही है। पानी बराबर हो गए। ओके जी। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास इस बीकर में अंगूरी सिरका है। ओके। जी, सिंथेटिक सिरका नहीं लेना, अंगूरी सिरका किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ठीक है। ठीक है, लोग कहेंगे हम सेब का ले लें, हम फलाने का ले लें, वो नहीं लेना, अंगूरी लेना है। ठीक है। जी। कलर की वजह से? अब ये अंगूरी नहीं, तासीर की अंगूरी सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है वो इसके अंदर मौजूद स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। ओके। ठीक, अब आपने इसमें 1 मिलीलीटर अंगूरी सिरका डाल देना है। ओके। ठीक, डालने के बाद इसको शेक करें। ठीक है। ठीक, ठीक है, जितना शहद था उतना ही मुझे पानी, अपने फिर लैब के 1 टेस्ट याद मिलीलीटर आ हमने गए। उसमें अंगूरी सिरका डाल दिया। जी। ठीक है, और उसको बाद में अंगूरी अच्छे से सिरका शेक डाल करना है। दिया। ठीक है, और ठीक ये है? याद रहे वो शहद था जो मुझे सबसे अच्छा अच्छी लग रहा तरह था, शेक डार्क करना कलर है। का। वैसे हिलाएं जैसे आप अपनी दवाइयां पीने जी, से पहले हिलाते हैं। अगर आप कोई जी, उसके बाद आपने वो शेक कर लिया। अब हमने दूसरे में ये शहद लिया है जी, ओरिजिनल जो आपके घर का आया है, गांव से आया हुआ है। खालिस। जी, और उतना ही पानी। उतना ही पानी ले लेना है जी। ओके जी। और इसके अंदर भी 1 ml वो। हाँ जी। मिक्सिंग कितनी अंगूरी परफेक्ट है सिरका। भट्टी साहब जी, हाँ। अब ये हो गया जी। ठीक है, अब जी। फिर हाँ, और ये बड़ा आसान टेस्ट है, हर कोई घर में परफॉर्म कर सकता है जी। ठीक है। ये तो अच्छी एक्टिविटी भी है। अब उसके ये बाद आपने इसको भी इसी तरह शेक करना है। ठीक है। जी, अच्छा, अब ये वाला अभी आपको तरीका पता चल जाएगा। उसके अलावा इसमें फिर जाली शहद पकड़ने के जितने जाली तरीके हैं वो सारे मेरे उधर YouTube चैनल पे पड़े हुए हैं, मोहसिन भट्टी के नाम से सर्च करें, वहां से आपको ये सारा कुछ मिल सही। जाएगा। अच्छा। अब ये हिला दिया। हाँ जी, ओके। अब ये यहाँ पे हमने इसको अब थोड़ा वेट करने देना है, अच्छा, कितना? और उस दौरान आपको मैं जाली कोई 3-4 मिनट। ओके। ठीक, अभी इसके रिजल्ट वाजे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक, अच्छा, हम देखते हैं जो हम तो फ्रिज में भी रखते हैं, हम अभी ये फ्रिज में भी देखिए- शहद महंगा में इतना शहद खरीद के जी। लेकर आते हैं तो नीचे एक तय सी जम जाती है, तो वो सही शहद होता है या हाँ, नकली शहद अच्छा। होता है? और दूसरा क्या अच्छा, फ्रिज अब में रखना इसमें चाहिए क्या या है, नहीं? जो सर्दियों में जम जाता है, नहीं, जो शहद खालिस होगा, खालिस शहद एक्सपायर नहीं होता। ऐसा ही खालिस है। शहद की एक्सपायरी तो हजारों साल है। ओह। यानी वो मम्मियां जो हनूत की हुई मिली थी उनको भी शहद में प्रिजर्व किया गया था। यानी अगर आप शहद के अंदर वो डाल दें, कोई केमिकल डाल दें और उसके बाद मम्मियों को लगा दें, ये फार्मोलिन जो हम दूध में जी जी डालते जी जी हैं, जी। ये करके ये लगा मिस्र दी की जाए मम्मियां तो लोगों उसके को बाद बता वो दें। मम्मियां अनूत हो जाती हैं। पता चले जी, वो मम्मियां इसी पाकिस्तान तरह आ ही जाएं तो उनका भी कि शहद ये बनना जो शुरू हो शहद- जाए। जी, उसके बाद आगे आ जाए तो हमने करना क्या है कि ये जो शहद होता है इसके अंदर अगर एक गोश्त का टुकड़ा डाल दें और वो कई साल पड़ा रहे, आप खालिस शहद में से वो निकालेंगे तो गोश्त बिल्कुल अपनी असल हालत में होगा। वाओ। ठीक,
तो ये शहद एक प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। अच्छा वाओ, अच्छा, बज़ाहिर सामने से देखने में ये तो जी। चले आपने टेस्ट किया, जी। अभी तो जाहिर है कि उसके नतीजे आएंगे, लेकिन सामने से देखने में, मार्केट में हम जाते हैं तो मार्केट में किस तरह से देखें, जी। बज़ाहिर देखने में कि दुकानों पे जो अच्छा, रखा होता है। मार्केट में लोग आपको ये कहेंगे, हाँ, मार्केट में लोग आपको ये कहेंगे कि देखिए अगर शहद को हम इसमें डालें ना पानी में, तो इसकी आपको धार बनती हुई नजर आएगी, ये पानी में मिक्स नहीं होएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक चॉकलेट सिरप है, इसको हमने इसमें डाल दिया, अब आपको इसकी भी धार बनती हुई नजर आ रही है। ये घुमा के हमें जरा भिजवा दें, हम नीचे पी लेते हैं बैठ भी इसको। गया अंदर मिक्स। अच्छा, अब ये नीचे बैठ गया, मिक्स नहीं हुआ, अच्छा, क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये चॉकलेट सिरप शहद हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके खालस होने की निशानी उसके मिक्स होना नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसकी ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है, जिसका वेट पानी से ज्यादा इट्स होगा, हेवियर देन वाटर, वो मिक्स नहीं होएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो वो क्या मिक्स नहीं शहद होएगा। पानी आप से इसमें heavy पारा होता है? डाल दें, वो मिक्स नहीं होएगा जी, पानी से हैवी होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग ये करेंगे कि ऐसे टिश्यू लेंगे और टिश्यू लेके और या अखबार लेंगे, वो कहते हैं आप अखबार के ऊपर डालें और अगर उसमें शहद ट्रेवल करता है नीचे, उसमें जज़ब नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि वो शहद जो है ना वो खालस है, ठीक। जबकि ये गलत बात है। इसको भी देख लेते हैं। जी, अब उसका भी ताल्लुक उसी बात से ही है कि वो जो शहद है वो गाढ़ा है, वो उसमें होना ही नहीं है। अब ये देखिए, ये अब नीचे ट्रेवल करता जाएगा, ठीक, ये उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। बिल्कुल, ओके, इसका मतलब तो ये भी वो वही लोग ये शीरा कहते हैं है कि जो आप कि अखबार दूसरे पे डालें। शहद में इस्तेमाल करते हैं। ओके, जी, अब ये देखें, इसको बैक पे आपको कोई निशान नजर नहीं आ रहा, ठीक। तो वो कहेंगे कि अखबार के दूसरी तरफ अगर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद खालस है। और ये गलत तरीका है, ये जाली तरीका जो जाली शहद बनाने वालों ने अच्छा, इजाद किया शहद है। के कलर से कुछ पता चलाया जा सकता है कि जनाब ये कलर है, ये ठीक है या नहीं है? कलर से कोई पता नहीं क्योंकि चलता। भट्टी साहब, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ बेसिकली, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम किसी सुपर स्टोर में जाते हैं या किसी बड़े स्टोर में जाते हैं और जहां पर बोतलें रखी होती हैं, तो जब तक आप घर नहीं लेके आ जाते और ये टेस्ट नहीं कर लेते, आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे होगा। तो बज़ाहिर देखने से कुछ नहीं पता चल सकता। हाँ, अब बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपका 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, वन टाइम होगा ना, आपको वो ब्रांड तो पता चल जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आप वहां पे ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू, ये देख लीजिए, बिल्कुल बात सही। इसी तरह वो ये कहेंगे कि इसी तरह वो ये कहेंगे कि आप इसको जो है ना इसमें नोट डिप करें, ठीक है, नोट डिप करके उससे आप चेक कर लें कि नोट को आग लगती है या नहीं। भाई बात ये है कि जब तक तो उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर खत्म नहीं होएगा, उसे आग नहीं लगेगी, जैसे मॉइस्चर खत्म होगा उसे आग लग जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, ये जो टेस्ट है ये साइंटिफिक नहीं है। ये लोगों ने इस खुद तरह से की बनाए हुए जितनी हैं। डिटेल है मैंने उस पे डाल दी हुई है। सही। अच्छा, और मोहसिन साहब मैं ये सोच रही हूँ, देखिए जब आप शीरा वाला शहद लोगों में देखते हैं, लोग तो वैसे भी शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको तो जी और तो कोई मीठी चीज ले नहीं सकते, तो चलिए मिठास के तौर पे हम शहद ले लेते हैं, लेकिन ये शहद तो उनकी डायबिटीज को और एग्रीवेट कर देती है। और अब हाँ, इसमें अब ये इसमें चूंकि कौन सिरप है, ग्लूकोज सिरप है इसमें, ठीक है। अब ये ग्लूकोज सिरप से वो बना देते हैं, उसमें एक और निशानी वो बताते हैं कि अगर आप कुत्ते को शहद रोटी जो है वो शहद में डिप करके अपने कुत्ते को डालें तो कुत्ता नहीं खाता अगर, हाँ, ये कहते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब हाँ, वो ये कहते हैं, ठीक, कि अगर वो कुत्ता नहीं खाता तो इसका मतलब जाली है, कुत्ता खा लेता है तो इसका मतलब नहीं। अगर वो कुत्ते को आप डालते हैं तो वो अगर कुत्ता नहीं खाता तो आप समझे कि वो जाली है, ठीक है, वो असली है, सॉरी, कि वो असली है जो कुत्ता नहीं खाएगा। हाँ। अब ये है कि हमने हमारे घर में कुत्ते हैं गांव में,
और हमारे पास गांव में अपने बाग का खालिश शहद है, हम उसमें रोटी डाल के कुत्तों को खिलाते हैं और वो कुत्ते आराम से खा लेते हैं। वो शहद तो खालिश है, वो तो हमने खुद उतारा हुआ है। यानी कि जो अरसे से तो सुनते इस हम आ रहे तरह थे कि की जी बहुत कुत्ता सी शहद नहीं ऐसी है। खाता, वो गलत बात है। अच्छा, आपकी जी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ जी। गई होंगी जी जी, आपकी लेबोरेटरी में टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई अब होंगी। टेस्ट रिपोर्ट पे थोड़ा सा अभी उसमें रिजल्ट आ रहा है। अभी आप ये देख ले, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो शहद है, इसके ऊपर अगर आप मेरा कैमरा दिखा सकते, झाग बहुत गहरी है, अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर आपको बबल्स नजर आ रहे हैं अच्छा। दोनों में ना, ठीक है, और ये तेजी से डिफ्यूज हो रही है, ओके। ठीक है। इसमें से ये आप कम वाला होती कौन सा है भट्टी जाएगी साहब? और अल्टीमेटली जी ये वाला है, और ये अल्टीमेटली कम होके इस तरह बारीक लेयर आ जाएगी असल पे, ठीक है। चूंकि हमारे यहाँ पे जी असल में चूंकि हमारे सेगमेंट का टाइम इस वक्त थोड़ा है, ठीक है, तो इस पे चूंकि टाइम ज्यादा दरकार होता है, जी जी, तो ये इस पे वो अभी ये कम होती होती इसके बराबर आ जाएगी। मैंने अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपने तौर पे किया था, तो ये देख लीजिए। अच्छा, जो ये फेक है उसके जाली ऊपर शहद झाग की थी, बरकरार और रहेगी। जो असली जी उसके ऊपर बरकरार रहेगी, और ये जो तय है ये उसकी खत्म होके एक बारीक रिंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। ओके। इसमें आप देख सकते हैं एक अच्छा, बारीक रिंग है। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि वो ठीक जो है? आपने और एक तो इसके शहद ऊपर बनाने के झाग बहुत से उसी तरीके तरह होते हैं। डेंस झाग रहेगी। अच्छा, ठीक है, आपने बहुत से जाली तरीके बताए, लेकिन आपने हडहराम मक्खियों का तस्करा किया था, लेकिन शहद तो उनके पेट से होके ही जाता होगा, तो उस शहद का अगर तज्जिया करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट ये आएगा कि देखिए शहद क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए फायदेमंद है कि मक्खियों ने दूर दराज ट्रेवल करना है, उन्होंने किसी फूल पे जाना है, किसी फल पे जाना है, किसी जड़ी बूटी पे जाना है, वहां से रस लेकर आना है, ओके, ठीक नेक्टर। है। वहां से रस लेके आएगा और उन सारे फलों की, फूलों की, जड़ी बूटियों की तासीर उस शहद में होगी और उसकी अफादियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ उस गुड़ पर जाएंगी और उसमें गुड़ की मिठास ही आएगी, तो वो तो उसमें निरी शुगर अफादियत होगी। नहीं आएगी। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं मोहसिन भट्टी जी। साहब, फूड एक्सपर्ट साहब हमारे ये साथ फर्क हो मौजूद जाता थे, और उन्होंने बड़े कमाल तरीके से आराम से घर में हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए बता देते हैं, जो भी शहद आप लेकर आए उस शहद को उसी की क्वांटिटी में उतना ही पानी आप डालें, और उसके बाद आप 1 मिलीलीटर, उन्होंने कहा था 1 कि ml आपने जो है 1 अंगूरी ml जो है, सिरका, अंगूरी सिंथेटिक ना सिरका। हो, हाँ। असल वाला हो, और उसके अंदर वो होता ही है कि एसिटिक एसिड जो होता है, हाँ। अब वो उसको जनाब उसके साथ मिक्स होता है, और आखिर में शेक ये इट होगा। वेल, उसको शेक करें, उसके बाद अगर उसके ऊपर झाग आ जाए तो वो नकली है, और अगर वो आराम से तकरीबन 5-6 मिनट के बाद वो आराम से पूरा सेटल डाउन हो जाए, कोई झाग ना और एक रिंग रह तो वही जाए। सही है। हाँ, तो वो जनाब सही है। हम भी आधे एक्सपर्ट बन गए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जनाब अब तस्करा करते हैं बन्नू का, जहां पर एक मिसाल कायम की गई है। शादी के बाद वलीमे के लिए सड़क का इंतखाब किया गया और मुस्तहिक बच्चे मेहमान बने। बन्नू के असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अशरफ और उनकी अहलिया डॉक्टर नताशा रिजवान चंद रोज़ कबल रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए, और उनके गैर रिवायती वलीमे ने सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल जी, और इस वलीमे की तकरीब में यतीम और मुस्तहिक बच्चों को दावत दी गई। वलीमे के लिए उन्होंने एक सड़क का इंतखाब किया, वहीं एक मामूली सा स्टेज सजाया गया, कुर्सियां रखी गई, कोई बड़े आला मेहमान नहीं थे, बल्कि मामूली सड़क पर रखने वाले बच्चों का, अब ये बच्चे मामूली नहीं इनको कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि वो बच्चे जो कि मुस्तहिक हैं उनका इंतखाब किया जाए। होता है यूजुअली कि जब आपकी शादी होती है वलीमे पे आपको मिलती हैं सलामियाँ, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यहाँ पर इन बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए गए। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू उस्मान अशरफ साहब, उनको शामिल गुफ्तगू खान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको शादी की ढेरों मुबारकबाद। जो आपने कदम उठाया है, जो आपने एक मिसाल कायम की है, ये बड़ी कमाल मिसाल कायम की है। हमेशा से आपने सोचा था कि आपने ऐसा ही अपना वलीमे का इवेंट करना है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाज में हमारी इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया और एक्नॉलेज किया। नहीं, इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा पहले से हमारी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये है कि कोविड की वजह से, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हम एक बड़ा इवेंट नहीं कर सकते थे, और हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम एक छोटा इवेंट करें। तो उसमें उस छोटे इवेंट को हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ईश्वन फाउंडेशन, स्ट्रीट चिल्ड्रन ये ही काम करते हैं। हम पिछले 6-7 साल से इनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स
تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی خوشی کی تقریبات میں بھی اس طرح سے انوالو کیا. اچھا، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ خواتین اب وہ تو چاہتی ہیں کہ جناب بڑی سج دھج ہو، بڑا لوگوں کو بلایا جائے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کر نہیں سکتے تھے، یہاں پر تو جناب مطلب کھلے عام کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس انیشیٹو کا سوچا. تو آپ کی اہلیہ کا رسپانس اس میں انیشلی کیا تھا؟ میں نے جب ان سے یہ آئیڈیا شیئر کیا تو شی واز لائک کہ اس سے بہتر ایونٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ان اے منٹ شی گیو دی اپروول، بلکہ وہ فوراً انہوں نے اپنا مینیو ریڈی کرنا شروع کر دیا کہ بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے اور گفٹ کیا لینے چاہیے ان کے لیے ہمیں. تو شی واز ویری سپورٹو. عثمان، یہ بڑی کمال بات ہے، جیسے آپ کی وائف نے آپ کو سپورٹ کیا. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ایک ہی تو ہمارا ایونٹ ہے لڑکے والا، وہ کہتے ہیں جی جتنا بھی دکھانا ہے نا اسی ایونٹ میں دکھا دینا ہے، وہ جو کپڑے ہیں وہ بھی نظر آنے چاہیے. لیکن میں آپ دونوں کے لباس بھی دیکھ رہی ہوں، بہت سمپل لباس آپ دونوں نے پہنے ہوئے ہیں. پھر آپ نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے، تو اس کی تیاری میں تو آپ کو کافی وقت لگ گیا ہوگا. نہیں، اس میں یہ ہے کہ میری وائف کی مینجمنٹ اسکل کیونکہ بہت اچھی ہیں، تو انہوں نے بالکل ایک دن میں یہ سارے مینجمنٹ کر لی تھی. تو ہاں جی، تو اس حوالے سے ہمیں کو بہت زیادہ ٹائم اس چیز کے لیے نہیں لگا. اور میں اگین اس کا 100% کریڈٹ اپنی وائف کو دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ جانتی ہیں جیسے کہ خواتین کے لیے سوسائٹل نارمس کے اگینسٹ جانا زیادہ بہت مشکل ہے. اچھا یہ بتائیں عثمان، فیملی والوں سے کیسا رسپانس ہے؟ کیونکہ شادی میں چاہے جو مرضی آپ کر لیں، خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ نا اس کو شادی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اب یہ وہ شادی تھی جسے آپ نے خاندان والوں کو بلایا ہی نہیں، تو یہاں پہ خاندان والوں کے کیا تاثرات تھے؟ اس میں ایسا ہے کہ ہمارا نا بارات کا ایونٹ تھا، تو وہ ایک نارمل ایونٹ تھا، اس میں ہم 50-60 لوگ تھے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ولیمے کا ایونٹ آپ کو پتا ہے جیسے کہ یوزلی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور ہم ویسے بھی کیونکہ رورل سیٹنگ سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہماری برادریاں اور لوگ جن کے ساتھ ہم سوشلی کنیکٹ کرتے ہیں ہاتھ سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ چوائس نہیں تھی کہ ہم اس کو سلیکٹو کر کے 200 یا 300 تک کا ایونٹ کریں. تو ہم نے پھر لوگوں سب کو یہی بتایا کہ بیسیکلی ہم کیونکہ کسی کو نہیں بلا رہے، کیونکہ وہ یوزلی لوگ ایشو تب کریٹ کرتے ہیں جب کمپیریٹیو سینس میں جاتے ہیں کہ جی اس کو بلا لیا اور مجھے نہیں بلایا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کمپیریٹیو سینس ہم نے کوشش کیا کہ اس کو کوپ اپ کر سکیں، تو لوگوں کو ایکسپلین کیا. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی آپ کی ایکسپلینیشن. اچھا، انسان کی اپنی خواہش سے زیادہ سوسائٹی کا پریشر بہت ہوتا ہے، لوگوں کا بڑا ایک وہ ہوتا ہے، اور یہ جو مہنگی شادیوں کا رواج ہے کہ لوگ قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیونکہ دنیا کو دکھانا ہوتا ہے. تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ایک اچھا ایونٹ آسانی سے فائنینشلی مینیج کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. لیکن ایسے ایونٹس میں ضرور اپنے بجٹ کا ایک پورشن ان لوگوں کے لیے بھی رکھیں کہ جن کو سوسائٹی میں بہت زیادہ ویلکم نہیں کیا جاتا. ون تھنگ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں کہ ہم جیسے لوگ جو کہ اس سوسائٹی میں جن کی کسی حد تک کچھ فالوئنگ ہے، ان لوگوں کے اوپر ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. تو ہم جیسے لوگ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو سوسائٹی میں نارمل لوگوں کے لیے کام کرنا ریلیٹیولی آسان ہوتا چلا جائے گا. تو ہمارے اوپر اس کی ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے. صحیح. اچھا عثمان، آئی ایم شیور کہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے آپ کے دوستوں نے بھی سوچا ہوگا کہ وہ بھی کچھ ایسا کہیں گے. آئی ایم شیور لوگوں نے آپ سے کچھ نہ کچھ ڈسکس ضرور کیا ہوگا کہ عثمان بہت اچھا طریقہ تھا، ہمیں بھی گائیڈ کرو کہ ہم کیسے کریں. جی بالکل اس میں ہے، اور خاص سے زیادہ لوگوں نے سول سروس سے خاصے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اور بالکل لوگ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایونٹس میں بھی اس طرح سے کریں. چلیں جی، بہت شکریہ عثمان صاحب. آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور نیا سفر جو آپ کا شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی کامیابیاں آپ کو دیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ آپ ایک مثال ہیں. بالکل جی. اور ساتھ میں ان کی وائف کا بڑا ہاتھ ہے جو ڈاکٹر نتاشا رضوان ہے، انہوں نے بھی اپنی میاں کی اس ڈیسیجن کی سپورٹ کی، کیونکہ ہوتا یہ کہ لوگوں کو ہوتا ہے جی ولیمے کا ایونٹ ہے اور خاندان والے نہیں تو بڑی باتیں بنیں گی. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایک بارات کا ایونٹ ہم نے کر لیا، ولیمے کا ایونٹ ہم خدمت خلق میں گزاریں گے. بہت اچھا کیا. میرے خیال سے ایسے بہت سارے ایونٹس ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہونے چاہیے، اور دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے، اور دوسروں کی مدد کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور کسی کو کھانا کھلا کے جو ثواب حاصل ہے وہ اور جو لذت حاصل ہے وہ اور کسی کام میں نہیں آتی. خیر جی، یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، کورونا سے بہت دور رہیں. اور ساتھ میں بڑے ویکسینیشن سینٹر ہیں، صرف ایکسپو سینٹر پہ دھاوا نہیں بولنا، اور بھی بہت سارے ویکسینیشن سینٹر وہاں جا سکتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।